हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अगेन आपका स्वागत करता हूं कनेक्ट स्किल्स के प्लेटफॉर्म पे। हम राजस्थान इकोनॉमी पढ़ रहे थे, उसमें हमने रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके लास्ट पेज में हम पहुंच चुके हैं। रूरल डेवलपमेंट में मैंने बताया था कि कैसे विकसित राजस्थान में जो 6 थ्रस्ट सेक्टर बांटे गए हैं, 6 प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, उसी के आधार पर जो हमारी इकोनॉमिक रिव्यू का चैप्टर है हमने उसको बांटा। 6 सेक्टर में हमने बांटे और सारी गवर्नमेंट स्कीम को हमने उन 6 सेक्टर में बांटने की कोशिश करी। अब उनमें से हमने 3 हमने देख लेते और 3 सेक्टर आज हम देख लेंगे। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सा देखा था, कमेंट करके बता दो क्या क्या याद आ रहा है, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था हमने। लास्ट क्लास का कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का? हमने एक क्लाइमेट की बात करी थी, वाटर की बात करी थी, सैनिटेशन की बात करी थी। याद आ रहा है कुछ बायोफ्यूल की अपन ने बात करी थी हल्की फुल्की, ठीक है। हमने बोला था मिशन अमृत सरोवर की बात करी थी कि हर जिले में अपन 75 अमृत सरोवर बनाना चाहते हैं, ये हमने बात करी थी, ठीक है। उसके बाद फिर अपन गए थे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पे। फिर इस पे 1.0 कब आया था? जब वसुंधरा राज्य सरकार थी। अभी 2.0 आया है। हमने बात करी थी कि भाई 20,000 गाँवों को टारगेट करेंगे, 5 लाख स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सब बातें हमने करी थी। उसके बाद बायोफ्यूल अथॉरिटी की बात करी थी कि राजस्थान फर्स्ट स्टेट था जो बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आता है, मिशन लेके आता है, बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाता है, ठीक है। 1G 2G 3G 4G ये हमने बात करी थी। हम राजस्थान में बायोडीजल को प्रमोट करते हैं, B100 ये हमने देखा था। और कि हम यहाँ पे रिटेल सेल भी करते हैं, हमारे पास है ना, रिटेल सेल भी उपलब्ध है। फिर इसी के अंदर हमने बायोफ्यूल अथॉरिटी और वेस्टलैंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड देखा था। और सबसे लास्ट में हमने स्वच्छता की बात करी थी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। अब अपन जो आज पढ़ने वाले हैं, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ेंगे एफिशिएंट डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, कि किस प्रकार से पंचायती राज में जो हम ग्राम स्वराज बनाना चाहते हैं उसके लिए गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नेंस कैसे काम करती है पंचायती राज में, उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम रूरल कम्युनिटीज़ को एम्पावर कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और कैसे हम पार्टनरशिप कर सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की और डिफरेंट स्टेक होल्डर की, कैसे प्लान बनाए हम, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं 4th पिलर से कि एफिशिएंट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, विकेंद्रीकृत शासन की सशक्त प्रणाली। हमने ग्राम स्वराज की अवधारणा हम पूरी करना चाहते हैं। हमने खूब सारी स्कीम्स हमने चला रखी है, ठीक है, खूब सारे फंड भी आते हैं, लेकिन एक अच्छी गवर्नेंस बहुत जरूरी है। तो वो गवर्नेंस कब बेटर होगी उसके बारे में चैप्टर बात की गई है। अब इसमें बात क्या है, इसमें बेसिकली उन चीज़ों के बारे में है कि इनको फंड कहाँ से आएगा, ठीक है, क्या इनके पास बिल्डिंग भी है रहने के लिए, जो भी पंचायतें होती हैं उनके पास, तो भाई बिल्डिंग का कोई प्रावधान है क्या, इनमें जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो भी लीडर्स इलेक्ट होकर आते हैं क्या उनके पास कोई ट्रेनिंग वेनिंग है क्या उनको थोड़ा बहुत अपन और सिखा सकते हैं क्या, ये सारी बातें गवर्नेंस में हम पढ़ेंगे। तो मेनली इसमें जो पढ़ना है वो अपन को पढ़ना है स्टेट फाइनेंस कमीशन। आपने अपना जो सिलेबस देखा होगा मेंस वाला आप सिलेबस देखोगे तो अपन ने अभी तक क्या कर लिया है ना। अगर मैं ये बोलूँगा अपन ने क्या कर लिया तो देखो, अपन ग्रोथ इंडिकेटर देख रहे थे, इसमें से काफ़ी कुछ अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने देखा, पर कैपिटा हमने देखा, विकसित राजस्थान हम पैरेलल पढ़ते चल ही रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री हमने पढ़ ली, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमने पढ़ ली, फार्मर वेलफेयर की स्कीम हमने पढ़ी, रूरल डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके साथ ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी। तो अपना एटलीस्ट 30-35% के आसपास अपना मेंस का भी सिलेबस हो गया है। बाकी भी नेक्स्ट 10 दिन में हो जाएगा, है ना। इसको अपन को फिनिश करना ही है डेली लग के। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ, ठीक है। पंचायती राज का क्या बैकग्राउंड है ये आप देख लेना, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। सबको पता है कि ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, फिर पंचायत समिति होती है और फिर जिला परिषद होती है, ठीक है। और क्या क्या कंपल्सरी फीचर हैं, हाँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि जो 11 शेड्यूल है उसके अंदर 29 सब्जेक्ट है, 29 आइटम है। तो उनमें से हमने राजस्थान में जो 29 आइटम है कि ये आप पंचायतों को दे सकते हो। क्या हमने 29 के 29 से दिए? नहीं, हमने उन 29 में से कितने दिए हैं? 25 के आसपास हमने दिए हैं, ठीक है। तो और इसमें लिखा है आगे आप मिलेगा, इनमें से हमने 25 को इनको दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तो फिर आप देख लेना, इसमें कुछ है नहीं। अगर अपन जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को पैसा आता कहाँ से है? तो भाई पहले तो खुद का पैसा, खुद जो टैक्स लगा के गांव वालों से कमाते हैं वो। उसके अलावा उनको स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो रिकमेंडेशन देता है कि भाई जो राज्य सरकार ने जो भी कमाई की है आप इनको थोड़ा सा बांटो,
वैसे ही जो केंद्र सरकार ने जो कमाई की है वो उनके साथ साझा की जाए। तो इनको जनरली वित्त आयोग की राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर मिलेगा, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश में मिलेगा, खुद का कुछ राजस्व होगा, और कुछ कुछ जो स्कीम्स के अंतर्गत इनको पैसा आता है कि पंचायती राज को ये पैसा मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत, वो यहाँ पे मेनली आता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं, बाकी ये जनरल चीजें हैं, थोड़ा सा आप देख लेना। इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से अगर अपन याद करने की कोशिश करें तो ग्राम पंचायत हमारे यहाँ पे 14,403 है, पंचायत समिति 457 है और जिला परिषद 41 है। भजनलाल सरकार है, ठीक है, इससे पहले कोई भी सरकार रही हो, जनता से टैक्स लिया जाता है, इनसे इनकी कुछ इनकम होती है, इनकम को कमाने में कुछ खर्चा भी होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा इनकम आ गई, उसमें कमाने में भी खर्चा भी होता है। वो सब अगर खर्चा हटा दे अपन, ठीक है, जो भी ऑफिशियल को भेजना है ना, सैलरी देना, वो सब खर्चे वर्चे हटा उठ गया, कितनी हमें नेट इनकम हुई, वो हमारी नेट इनकम कहलाती। तो ये जो नेट इनकम है, अब ये नेट इनकम है, ये बंटनी चाहिए, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जो लोकल एरिया बॉडी है, अर्बन लोकल एरिया बॉडी, उनमें बंटनी चाहिए। तो ये बांटने के लिए कौन रिकमेंडेशन देता है? वो देता है हमारा राज्य वित्त आयोग, जिसे हम स्टेट फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। ठीक है, ये बंटना चाहिए। अब ये बटेगा कैसे, इसके लिए निर्धारण किया जाता है राज्य वित्त आयोग का। तो हर साल आप देखोगे जब भी 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उनमें ऐसा प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 243I और 243Y में कि हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस देनी पड़ेगी कि भाई आपको ये काम करना है या रिकमेंडेशन देनी है। तो हर 5 साल में आप देखोगे एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, गवर्नर बनाते हैं, 5 सालों के लिए बनाते हैं। जनरली ऐसा देखोगे कि उनका टेन्योर होता है कि भाई 1.5 साल के लिए आपको बनाते हैं, 1.5 साल आराम से बैठो, एक जगह कुर्सी वुर्सी लगा लो, बैठो, डिस्कस करो, बताओ कि जो 5 सालों में जो इनकम आ रही है वो कैसे बटेगी, हम कितना रखेंगे, नीचे कितना देंगे, वो हमें बताओ। और जो नीचे भी देंगे तो फिर हॉरिजॉन्टल कैसे देंगे, ऊपर से नीचे को वर्टिकल, कि राज्य सरकार नीचे जो पंचायती राज और जो अर्बन लोकल बॉडीज उनको कितना देगी, वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना होगा, और फिर हर जिले में कैसे बटेगा, भाई बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, इनकी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बताता कौन है? स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है। आर्टिकल कौन सा है? 243I 243Y। ये हर 5 साल में बनाया जाता है। अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें कि सबसे पहले किसने बनाया होगा, सबसे पहले जो बना था उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था श्री के गोयल, और जो लास्ट के 6 बने प्रद्युमन सिंह, और लास्ट अभी रिसेंटली जो बनाए गए, ठीक है, उनका नाम है श्री अरुण चतुर्वेदी। ये चेयरमैन है। अब इसमें मेंबर्स भी होते हैं, एक सेक्रेटरी भी होता है। ठीक है, कहीं पे 2 मेंबर थे, कहीं पे 3 मेंबर थे, हमें याद नहीं रखना है, हमें चेयरमैन का नाम याद रखना है। और लास्ट जो फाइनेंस कमीशन बना उनमें कौन कौन से मेंबर थे ये हमें जरूर याद रखना है। आपके इकोनॉमिक रिव्यू में 6ठे की रिकमेंडेशन दे रखी है, 7वां भी बन चुका है, 7वें ने 25-26 के लिए रिकमेंडेशन दे चुके हैं, तो हम वो भी साथ के साथ पढ़ेंगे। एक बार नाम देख लेते हैं। के गोयल, हीरालाल देवपुरा जो मुख्यमंत्री भी रहे, मानिकचंद सुराना, BD कल्ला जो मंत्री भी रहे, ज्योति किरण, प्रद्युमन सिंह जी और अरुण चतुर्वेदी जी। ठीक है, और इनका कार्यकाल है 25-26 से 30-31। ये 30-31 है, 30-31। अब आते हैं अपन 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन पे। तो भाई गवर्नर नोटिफिकेशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो गवर्नर नोटिफिकेशन निकाला भाई 12 अप्रैल 2021 को कि भाई हम बनाते हैं 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये कुछ रिपोर्ट सबमिट करेंगे, राज्य सरकार इनकी जो रिपोर्ट के आधार पर जो रिकमेंडेशन होगी उनको स्वीकार करेगी। जरूर नहीं कि पूरी डिट्टो की डिट्टो रिकमेंडेशन जो देंगे स्वीकार कर लेंगे, जनरली मोटी मोटी स्वीकार कर ली जाती है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि इन प्रिंसिपल पे नीचे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। पर अगर ये बोले कि भाई 100 में से 50 रुपए तुम पंचायतों को दोगे तो ये नहीं मानेंगे 100 में से। तो ऐसा ही अपन देखेंगे कि इन्होंने जो 6 फाइनेंस कमीशन था, इन्होंने बोला कि आप जो वर्टिकल देते हो कि अगर राज्य सरकार 100 रुपए कमाती है तो 7.25 रुपए नीचे देने चाहिए, ये रिकमेंड किया। ये रिकमेंड किया, माना कितना गया 7। तो रिकमेंडेशन अलग है, एक्सेप्टेंस अलग है। एक्सेप्टेंस राज्य सरकार उनके हिसाब से करेगी कि हाँ आपने ये रिकमेंड किया, हम ये मानते हैं। ठीक है, तो 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर बनाते हैं 12 अप्रैल 2021 को। अब एक बार देख लेते हैं इसके मेंबर कौन कौन थे। तो इसके चेयरमैन हमने देखा प्रद्युमन सिंह जी हैं, मेंबर उसके अलावा लक्ष्मण सिंह रावत हैं, अशोक लोहाटी है और सेक्रेटरी SC देराश्री है। सेक्रेटरी थोड़ा सा याद रख लेना और मेंबर ये याद रख लेनी। मैंने आपको बताया कि 5 सालों के लिए निर्माण करते हैं, तो 2021 से 24-25 तक इनका काम था कि इस ईयर में कैसे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये आप हमें बताओ। अब टेन्योर की बात करें तो जनरली इनका टेन्योर 1.5 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये बने होंगे तो 1.5 साल बैठे होंगे, 1.5 साल इन्होंने रिकमेंडेशन दी होगी ढंग से। हर फाइनेंस कमीशन मोस्टली
हर फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है उसकी कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस दी जाती है। उसमें कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस उनको दी जाती है कि ये आपको बताना है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या क्या होती है ये हमें मेंस के लिए भी पता होना चाहिए कि भाई उनको लिए क्या है। पहली चीज तो ये होगी, पहली चीज सिंपल सी बात तो कि आप जो पंचायतें हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को समझो और हमें ये बताओ कि पहले तो ये जो पैसा हमारे पास है, जो नेट पैसा हमारे पास आया, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना % हमें इनको देना है। दूसरी बात ये कि इनको पंचायतों को या जो अर्बन लोकल बॉडी इनको कौन से टैक्स, सेस, ड्यूटीज लगाने की हम अनुमति दे सकते हैं, ठीक है, इनको कौन अलाउ कर सकते हैं कि भाई ये टैक्स आप ही कलेक्ट कर लो। तीसरी बात ये है कि इनकी जो ग्रांट इन एड मिलेगी, इनको जो हमारा संचित निधि है राज्य का, वो ग्रांट इन एड मिलेगी तो कौन से प्रिंसिपल पे मिलेगी, कैसे डिवाइड होगी। इसके अलावा इनकी जो वित्तीय स्थिति है लोकल बॉडीज की, उसको कैसे अपन और बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ सुझाव है तो वो भी आप दीजिए। तो ये जनरली टर्म ऑफ रेफरेंस बोली जाती है हर स्टेट फाइनेंस कमीशन को कि भाई ये आपका काम है, आपको 1.5 साल का टाइम है, बैठो और हमें इस बारे में बताओ। तो पहली बात क्या बोलते हैं, ये पहला काम तो यही दिया जाता है इनको कि जो भी राज्य द्वारा कर इनकी वित्तीय स्थिति को समीक्षा करो और सिद्धांत बताओ कि किन सिद्धांतों के आधार पर जो ये राज्य सरकार जो भी कर, शुल्क, टोल, फीस के आधार पर जो शुद्ध आई है इसका कितना प्रतिशत हम नीचे वितरण करें। पहला शुद्ध आएगा, कितना प्रतिशत नीचे वितरण किया जाए। उनके अलावा कौन से ऐसे कर, शुल्क, टोल, फीस होती है जिनका हमें स्थानीय निकायों को हस्तांतरण कर सकते हैं। तीसरा, जो राज्य की जो संचित निधि है उससे कितना अनुदान मिला जाएगा। और चौथा, इनकी वित्तीय आवश्यकता, जो वित्तीय स्थिति है उसको अपन कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या मेजर लिए जाएं ताकि इनकी खुद की स्थिति बेहतर हो। तो कुछ मेनली सजेशन आप पढ़ोगे इकोनॉमिक रिव्यू में, ये वाले दिए होते हैं, अपन ये वाले सजेशन भी पढ़ेंगे कि लास्ट के टाइम पे कौन कौन से सजेशन दिए। तो मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट ईयर आ चुका है वैसे, पर फिर भी आ जाए कि 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेन रिकमेंडेशन बताओ 10 नंबर में। तो ये तो बताते ही हैं, उसके अलावा अदर मेजर जो बताए थे वो भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें भी एक बात समझो, ये जो चीज बोले गए थे मोटी मोटी समझ लो। इन्होंने जो रिकमेंड किया था वो ये बोला था कि 7.25% जो है वो नीचे जाना चाहिए, है ना। कि भजन लाल जी आप एक काम करो, आप 100 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए में से नीचे कितना दे दो, 7.25 रुपए आप नीचे दे दो, ठीक है। और उसमें से भी जो नीचे जो 7.25 रुपए दे रहे हो वो भी कैसे डिसाइड होगा, वो भी कैसे नीचे बटेगा। तो भाई अपने पास दो तरह की बॉडीज हैं, अर्बन वाली और ग्रामीण क्षेत्र वाली। तो अर्बन में और जो रूरल है उनमें कैसे बटेगा। तो भाई 24.9% तो आप अर्बन वालों को दे दो और 75.1 किसको दे दो, रूरल को दे दो। ये इन्होंने रिकमेंड किया, ऐसा रिकमेंड किया। अब मैंने आपको इसमें दो चीजें हुई, दो बदलाव देखने को मिले। रिकमेंड इन्होंने 7.25 किया, माना कितना गया 7%। राज्य सरकार ने क्या बोला कि 7.25 तो नहीं हो पाएगा भाई साहब। आपने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी औकात इतनी है कि हम 7, फिर हमारे खुद के पास पैसे नहीं बचेंगे, है ना। आपके लिए चवन्नी होगी, लेकिन हमारे लिए चवन्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7.25 की बजाय इन्होंने बोला कि भाई 7 रुपए हम इनको देंगे। 7 रुपए के बाद उसके बाद भाई आपने जो जो बोले सारी चीजें हम मान लेंगे। आपने बोला 75.1 तो भाई 75.1 डन। आपने बोला 24.9 तो 24.9 डन, ये बिल्कुल मान लिया। तो एक तो रिकमेंडेशन की गई इनकी, एक जो बात हुई वो इनकी बात एक्सेप्टेड की गई। अब एक और चीज मैं बताऊं, एक चीज तो ये याद रखनी है कि ये रिकमेंड करके गए तो 7% मान ली और 24.9 मान ली और 75.1 मान ली। लास्ट ईयर में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। लास्ट में क्यों बदलाव देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा गहलोत सरकार के टाइम पे नए जिले बनाए गए थे, तो नई पंचायत समिति बनी होगी, नई पंचायतें बने होंगे, तो थोड़े फंड ज्यादा चाहिए होंगे। तो फिर लास्ट के ईयर में ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बदला। तो अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो जनरली 4 सालों के लिए 24.9 रहा और कितना रहा 75.1, वो लास्ट में कितना हुआ हमारा 73.2 और 26.8। तो अब अर्बन लोकल बॉडीज का शेयर बढ़ा 26.8 और पहले कितना था 24.1, 24.9 से हम 26.8 पे गए। और इधर जो था 75.1 से अपन किसके लिए गए 73.2 के लिए गए। तो अगर मैं ऐसे बात करूं मोटी मोटी, पहले ये बात क्लियर कर, ये समझ लो आप कि 2020 से 24 के लिए, 2020 से 24 के लिए जो स्टेट का डिवोल्यूशन था वो कितना करना था 6.75। अच्छा, ओके, माय मिस्टेक, ठीक है। ठीक है,
ये थोड़ा ऐसा था, इसका थोड़ा सा मैं अपने थोड़े से कुछ शब्द वापस लेता हूँ, ठीक है। ऐसा बोला गया था, इन्होंने शुरू में बोला था 7%, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि 7 नहीं करेंगे, हम 6.75 करेंगे। लास्ट ईयर में इन्होंने बोला कि 7.25 कर दो, इन्होंने बोला कि नहीं हम इसका 7% करेंगे। तो शुरू के 4 सालों के लिए कितना रहा 6.75, और लास्ट के ईयर में कितना रहा 7%, ठीक है। और शुरू में जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो था 75.1, 24.9, और लास्ट के ईयर में कितना हुआ 73.2 और 26.8, ठीक है। ये चीज़ है, तो मैंने आपको 7 बोल दिया था, वो 7 इसके लिए है, ठीक है, 7.25 की जगह 7, 24-25 के लिए, ठीक है। 24-25 के लिए 7.25 उन्होंने रिकमेंड किया था, 7 हमने माना। जनरली वो 7 बोला था और माना कितना था 6.75 अपन ने बोला था। तो आपको ये याद रखना है कि लास्ट ईयर में बस बढ़ोतरी हुई है। कितना रिकमेंडेशन किया था ये भी भूल जाओ, कितना रिकमेंडेशन किया था ये भी भूल जाओ। आपको बस ये याद रखना है कि शुरू के 4 साल कितना 6.75%, आगे के लास्ट ईयर साल में कितना 24-25 में 7%, ठीक है। ये याद रखना है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि रिकमेंडेशन कितना। और ये जो बटेगा 75.1 24.9 था, और ये कितना होगा 73.2 और 26.8। ये बात क्लियर है, यहां तक बता दो कि ठीक है कि शुरू के 4 साल में रिकमेंडेशन कितना था। तो फाइनेंशियल रिकमेंडेशन की बात करें अपन, ठीक है। और चेयरमैन कौन से थे हमारे, प्रद्युमन सिंह, ठीक है। इन्होंने दिया ये 2020 से 25 के लिए दिया। तो फाइनेंशियल ऐसा बोला गया, देखो पहला तो इन्होंने बोला कि 2 चीजें हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन है, वर्टिकल कितना जाएगा, और एक हॉरिजॉन्टल होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। वर्टिकल में इन्होंने बोला कि शुरू का ये बोल के गए 2020 से 2024 तक जो बोला था, तो इन्होंने जो फाइनल हुआ मन को याद रखना है 6.75, और 2024-25 के लिए हमें याद रखना है 7%। ये जो बटेगा ये कैसे बटा होगा, ये तो था 75.1 और 24.9, ये अर्बन लोकल बॉडीज और ये रूरल लोकल बॉडीज, और ये जो था इसमें हुआ 26 ये जो हमने देखा 26.8 और 73.2, 26.8 और 73.2, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी अब फिर इसके बाद अपन ने 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया, तो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बैठेगा, 1.5 साल तक बैठेगा, फिर रिकमेंडेशन देगा। तो जनरली ऐसा होता है कि लास्ट ईयर की जो रिकमेंडेशन होती है पुराने की, तो ये जो रिकमेंडेशन थी इन्होंने 1 साल के लिए तो यही कंटिन्यू की है। तो अगर यही जो सेम रिकमेंडेशन है यही हमारी 25-26 के लिए, 25-26 के लिए भी यही रिकमेंडेशन है कि 7% है, उसमें से 26 और 73.2। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6.75 बोला और फिर ये 7 बोला गया, ये चीजें क्योंकि नई पंचायतें बनी, नए खर्चे बढ़े, तो इनको थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ा, ठीक है। रिकमेंडेशन 7.25 का हुआ था कि भाई 7.25 करो, इन्होंने माना कितना 7 माना लास्ट ईयर में, ठीक है। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बोलने में, ठीक है, उसका ये चीज है क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। अब ये जो पैसा आएगा ये बटेगा कैसे, ठीक है। इसमें भी बांटने का तरीका इन्होंने बताया कि देखो ऐसा नहीं बटेगा भाई, इसके लिए भी आपको हम तरीका बताएंगे, वैसे आप बांटोगे, ठीक है। तो जैसे कि अपन फिलहाल इसकी बात करें, ये लास्ट ईयर पीरियड ये 24-25 की बात है ना, उसकी वजह से हो गया वो, ठीक है। 7% बट रहा है, समझाने के लिए सबसे लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 26.8 और 73.2, ठीक है। अब ये जो 26.8 है, 100 रुपये मान लो बांटने हैं, 100 रुपये बांटने, उसमें से 26.8 रुपये गए अर्बन लोकल बॉडीज के पास, 73.2 रुपये गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास, ठीक है। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है। तो ये जो कितने रुपए आ रहे थे, 100 में से 73.2 रुपये आ रहे थे, ये 73.2 रुपये कैसे बटेंगे, तो भाई इसका 75% तो जाएगा ग्राम पंचायत के पास, इसका 20% जाएगा पंचायत समिति के पास, और इसका 5% जाएगा जिला परिषद के पास। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें याद रखना है कि ये जो फिर 3 पिलर हैं, 3 स्तरीय जो हमारे पास पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनमें कैसे कैसे बटेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, 5, 20, 75, 5, 20, 75 हमें याद रखना है। ये हो गया। अब ये जो इनको पैसा मिल रहा है, चाहे जिला परिषद को मिल रहा है, चाहे पंचायत समिति को मिल रहा है, चाहे ग्राम पंचायत को मिल रहा है, ये खर्च कैसे करना है, खर्च के भी कुछ नियम होने चाहिए, ठीक है। तो भाई इसके भी
स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसने कुछ रिकमेंडेशन दे रखी है कि भाई ये खर्च कैसे होगा। तो ये उन्होंने खर्चा बताया कि भाई देखो, जो भी बेसिक बुनियादी ढांचे की और जो विकास की आवश्यकताएं होती हैं वहां पे आप 55% खर्च करोगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी प्रायोरिटी स्कीम चलती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की या जो भी केंद्र सरकार की स्कीम चलती है, तो 40% जो पैसा रहेगा आप उनमें खर्च करोगे। उसके बाद 2% पैसा आप कहाँ पे खर्च करोगे, जेंडर फ्रेंडली स्पेस के लिए। जो पैसा मिल रहा है वो 2% किस पे, जेंडर फ्रेंडली स्पेस के लिए। आपको मान लो आंगनबाड़ी में टॉयलेट बनाने, फीमेल टॉयलेट के लिए अलग से, तो वहां पे आप करो, ठीक है, ये चीज़ है। और 3% तो आपको हमने अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रांट दी है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रेवेन्यू बढ़ाने का काम किया है, आपकी ग्राम पंचायत अच्छा काम करिए, जिला परिषद अच्छा काम करिए, तो 3% उसका आपके लिए अनुदान है। तो ये जो पैसा मिल रहा है इनको, उसकी ईयर मार्किंग कैसे कैसे है, ठीक है। तो अगर उसकी ईयर मार्किंग अपन बात करें तो बुनियादी और विकास कार्यों के लिए 55% है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। फिर उसके अलावा जो राष्ट्रीय राज्य स्तर की जो योजनाएं या बजट की जो घोषणाएं उनकी पूर्ति के लिए 40% है। लिंग अनुकूलन स्थान हम बनाते हैं, जेंडर फ्रेंडली स्थान बनाते हैं, 2% उसके लिए है। और आपको 3% मिलेगा प्रोत्साहन अनुदान, आपकी परफॉर्मेंस की ग्रांट मिलेगी। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बात है, ठीक है। कि आपको जो शुरू में तो मैंने बता दिया कि कितना भाई 26.8 और 73.2। अभी 73.2 भी काम कैसे बटा, 5-20-25 के रेशो में बट गया। अभी जो 5-20-25 के रेशो में बटा तो जिला परिषद हो गई, पंचायत समिति होगी, ग्राम पंचायत होगी, ये खर्च कैसे करेंगे, तो ये खर्च ऐसे करेंगे भाई, ये खर्च ऐसे करो, तो कि तुम 55 रुपये तो जो तुम्हारे बेसिक बुनियादी ढांचे के कार्य है उस पर खर्च कर दो, 40 रुपये आप स्कीम इंप्लीमेंट करवाने में खर्च कर दो, 2% आप जेंडर स्पेस बनाने में खर्च कर दो, 3% तो आपको मिला है आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे, ठीक है। ये आपको अनुदान दिया गया है। ये पंचायती राज की बात है। अगर यही सेम चीज बोलें कि जो 26.8 रुपये अपन ने दिए अर्बन लोकल बॉडीज को, वो खर्च कैसे करेंगे, तो भाई उनके खर्च करने के भी कुछ नियम है कि भाई आप एक काम करो, आप क्या करो, जो बेसिक फंक्शन होते हैं उस पर तो करो 75 रुपये खर्च, 75%। उस पर फिर जो बजट की घोषणाएं होगी है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं होगी उस पर 20% कर दो, बाकी जेंडर स्पेस के लिए 2% और आपको भी परफॉर्मेंस ग्रांट मिली है 3%। तो बस फर्क ये है कि बेसिक गांव में तो क्या होता है ना कि सरकारी स्कीम ज्यादा चलती है, तो यहाँ पे तो ये स्कीम का रेशो ज्यादा होगा, यहाँ पे ये रेशो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और इधर शहरों में ये कम देखने को मिलेगा। यहाँ तो जो भी म्यूनिसिपालिटी होगी वो ये सब काम करवाती है। तो ये अपन को याद रखना है ईयर मार्किंग की कैसे कैसे होगी, ठीक है। अब इसमें और आते हैं अपन, अब पंचायतों में अपन ये बोले, ठीक है, मैंने ये बोली कि मैं ये बोलूँ कि बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, ये सब में पैसा बटेगा किसे। मैंने ये तो बता दिया कि जिस पंचायत को जो पैसा मिला है, जिस जिला परिषद को जो पैसा मिला है, वो कैसे खर्च करेगा, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन ये पैसा जो खर्च कर रहे हो ये बटेगा कैसे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं भाई। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैमाना बताया गया कि भाई ये इस बेसिस पे बटेगा। याद रहे तो अच्छी बात है, मेंस में लिखवाओ तो अच्छी बात है, क्वेश्चन आ जाए तो, वरना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। तो इसमें ये पैरामीटर बताए गए कि हम क्या देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे आपकी, ठीक है, और एक इंडेक्स बनाएंगे पॉपुलेशन, उसको 40% वेट मिलेगा, एरिया देखा जाएगा, एससी की पॉपुलेशन देखी जाएगी, एसटी की पॉपुलेशन देखी जाएगी, वहाँ पे आपके एरिया में गर्ल्स एजुकेशन कितनी है, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिटिव उसमें जो डिप्रीवेशन है वो कितना है, ठीक है, और आपका जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, आपका खुद का कर राजस्व बढ़ाने में क्या एफर्ट रहे हैं 10। तो ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बेसिस पे हर जिले की रैंकिंग बनेगी, फिर हर जिले को उस हिसाब से अपन को पैसा बांटेंगे, ठीक है। तो हर पंचायत समिति को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पंचायतों को कैसा पैसा मिलेगा, हर जिले में कैसे मिलेगा, तो ये चीजों का ध्यान, पैरामीटर का ध्यान रखा जाएगा। पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसके बाद आपके क्षेत्रफल का ध्यान है, पॉपुलेशन 40, क्षेत्रफल 25, एससी की पॉपुलेशन, एसटी की पॉपुलेशन, भाई लड़कियों की एजुकेशन हो गया, डिप्रीवेशन हो गया, और साथ में खुद के रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का हो गया। मान लो किसी का रेवेन्यू ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो वो दिक्कत है, तो उसको ऑटोमेटिकली 10% ये क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये है हमारे वितरण के मानदंड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी अपन को याद रखने हैं। तो अगेन अपन उस वाली स्लाइड पे आते हैं, हमारी सबसे लास्ट ईयर वाली पे, ठीक है। ये हम अगेन इस पे आते हैं। तो हमने ये देख लिया कि 73.2 मिले, इसमें से जिला परिषद को कितना गया
5%, पंचायती समिति को 20% गया और ग्राम पंचायत को 75% गया। कहाँ कहाँ यूज करना है वो भी हमने देख लिया कि 55, 40, 2, 3% में आप इसको यूज करोगे। ये भी देख लिया कि पैसा बटेगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा हॉरिजॉन्टल, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये भी हमने देख लिया कि पॉपुलेशन, एरिया, SC ST, गर्ल्स एजुकेशन, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और SC SC का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डिप्रीवेशन, ये हमने देख लिया। ये एक्स्ट्रा है, ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू में नहीं है, ठीक है, याद रह जाए तो वेल एंड गुड, मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख देना। यहाँ पे भी हमने देख लिया कि इनको जो पैसा मिल रहा है ये खर्च कैसे करेंगे, तो ये देख लिया कि भाई 75% आप भी अपने बेसिक डेवलपमेंट नीड पे कर दो, 20% सरकारी स्कीम बजट की घोषणा उनमें कर दो, 2% जेंडर स्पेस में कर दो, 3% आपको परफॉर्मेंस ग्रांट मिला है तो अपने हिसाब से कर दो। अब ये जो इनको पैसा मिला है, ठीक है, एक बात तो ये ऐसे खर्च करना है। अब यहाँ पे अपन को पता है, यहाँ पे तो क्या ना हिरार्की है ये कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति होगी, फिर जिला परिषद होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन को पता है कि नगर पालिका भी होती है, नगर परिषद भी होती है, नगर निगम भी होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। बट क्या ये हिरार्की है, ये भाई ये बड़ा है वो बड़ा है, नहीं भाई। बूंदी की नगर परिषद है तो कोटा का नगर निगम उससे बड़ा, ऐसा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग है, वो ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर ऑथोरिटी रखता है, वो ऐसा तो है नहीं, ये सब अपने आप में पैरेलल चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पे ये जो पैसा आ रहा है वो कैसे बटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो इसमें क्या बात की गई, इसमें बात ये कि देखो मान लो ये जो 100 रुपए आ रहे थे ये हॉरिजॉन्टली कैसे बटेंगे, सब में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कैसे बटेंगे। तो पहले तो ये बोला कि 100 रुपए जो आ रहे होंगे, मान लो 100 रुपए आ रहे हैं तो 70% तो 100 में से 70 रुपए तो सबको बटेंगे, सबको, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, ये पंचायत समिति हो, सबको, सॉरी नगर परिषद हो, है ना, और नगर परिषद हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, इन सबको बटेंगे, सबको बटेंगे 70 रुपए। तो वो 70 रुपए जो बटेंगे उसमें से क्या क्या किस बेसिस पे बटेंगे 70 रुपए, ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे 55 पर, है ना, पॉपुलेशन के बेसिस पे 55 रुपए बटेंगे। जो 55 रुपए आ रहे हैं 100 में से, जो 70 हैं, 70 में से 55 तो पॉपुलेशन के बेसिस पे और एरिया के बेसिस पे 15 हो गए 70। 100 रुपए आए, 100 रुपए में से 55 रुपए बांटे मैंने पॉपुलेशन के आधार पे, 15 रुपए बांटे मैंने एरिया के आधार पे, ये बांटे मैंने सब में, तो 70 रुपए मेरे खत्म। अब बचे 30 रुपए, ये 30 रुपए बांटेंगे अपन केवल म्युनिसिपालिटीज में, नगर पालिकाओं में, सब में नहीं बटेंगे, नगर निगम इन सब में नहीं बटेंगे, सिर्फ नगर पालिकाओं में बटेंगे, सिर्फ नगर पालिकाओं में 30 रुपए बटेंगे। 30 रुपए कैसे बटेंगे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, जो जितनी भी नगर पालिका है पॉपुलेशन के बेसिस पे 20 रुपए बटेंगे, और इनकम डिप्रीवेशन डेविएशन के बेसिस पे आपकी इनकम, जो एक एवरेज बीच में किसी की इनकम ले लेंगे कि भाई किसी कोई अर्बन लोकल बॉडी है उसकी इनकम ये है, उससे आपकी इनकम कितनी कम है, उसके बेसिस पे ज़्यादा कम होगी तो ज़्यादा पैसे, वो क्राइटेरिया बने 10% यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी बने वो क्राइटेरिया रखा हुआ था, यहाँ पे भी वो क्राइटेरिया ये है। तो ये मेंस में एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाए तो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ ये समझ में आया जो रिकमेंडेशन दी गई है कैसे एक्सेप्टेंस हुई है, ठीक है। तो लास्ट ईयर में उन्होंने रिकमेंडेड किया था भाई आप 7.25 करो, माना कितना गया, माना गया 7% क्या है, और 7% माना, और वो फिर उसके बाद बटा, वो कैसे बटा, 26.8 में बटा और 73.2 में बटा, 73.2 में 5, 20, 25 में बटा। फिर ईयर मार्किंग कैसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो भाई 55, 40, 55, 40, 2 और 3, इधर 55, 40, 2, 3, उधर 75, 20, 2, 3, वो चीजें। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे कुछ पैमाने हैं, यहाँ पे भी कुछ पैमाना है। अर्बन का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि अर्बन में 100 रुपए मिले तो 70 रुपए तो सब में बटेंगे, 55 रुपए पॉपुलेशन के बेसिस पे और 15 रुपए एरिया के बेसिस पे, बाकी के 30 रुपए सब में नहीं बटेंगे, सिर्फ किस में बटेंगे, नगर पालिकाओं में। नगर पालिकाओं में अगेन आ जाओ, वापस से एरिया के बेसिस पे अपन बांटेंगे 20 रुपए और इनकम डिप्रीवेशन के हिसाब से बांटेंगे 10 रुपए। इधर अपन ने देख लिया था पॉपुलेशन 20, एरिया 25, SC ST 5, गर्ल्स की एजुकेशन 5, SC SC डिप्रीवेशन 10 और ऑन रेवेन्यू 10, ऑन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन 10। अब बताओ ये चीज़ क्लियर है, ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी इनकी क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता दो कि सारी चीज़ें क्लियर है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शहरी निकायों में कैसे होगा, जनसंख्या के आधार पे
70% सभी शहरी निकायों में बटेगा, ठीक है, और 55% जनसंख्या के पे क्षेत्रफल के आधार पर 15-30% केवल नगर पालिकाओं में, जिसमें जनसंख्या का 20% और 10% आय में विचलन के आधार पे। तो हम क्या देखेंगे, 5 वर्षीय औसत देखेंगे प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। स्टैंडर्ड कोई नगर पालिका सेट कर लेंगे, उससे कितनी कम है आपकी पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये चीज है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब अपन चलते हैं 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ। ये छठे की रिकमेंडेशन थी, छठे की फाइनेंशियल वाली रिकमेंडेशन है। तो चलो साथ के साथ छठे की अदर रिकमेंडेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, आंसर को आ जाए मेंस में तो अपन लिख पाएंगे बेटर। तो अदर रिकमेंडेशन और क्या क्या दी थी इन्होंने, अगर अपन अदर रिकमेंडेशन में बात करें कि इन्होंने और क्या क्या बोला था, तो क्या क्या बोला होगा इन्होंने। पहले तो यही बोला होगा कि भाई ये जो खुद की इनकम आपकी कम है, पहले तो इस खुद की इनकम को बढ़ाओ, ठीक है। अब खुद की इनकम को कैसे बढ़ाएंगे भाई, तो भाई जो आप ये जो टैक्स लगा रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स, उसको ढंग से कलेक्ट करना स्टार्ट करो। तो पहला यही बोला कि जो आप अभी शहरी विकास कर बोलते हो, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स बोलते हो, इसका नाम बदल करके संपत्ति कर दो, प्रॉपर्टी टैक्स कर दो, सिंपल सी बात। और ये प्रॉपर्टी टैक्स कैसे ले सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें जोड़ के लगा दो प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, उस हिसाब से आप कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये कर दो। बहुमंजिला इमारतें होती है उसके हिसाब से टैक्स लेने लग जाओ, ठीक है। अर्बन और रूरल दोनों में बात की गई है, तो ये यही बात की गई। पहले तो आप क्या करो, खुद का रेवेन्यू सोर्स बढ़ाओ, खुद का रेवेन्यू सोर्स बढ़ाओगे तो आपको डिपेंडेंसी कम होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी पंचायती राज होगी, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो टैक्स करें। जो अर्बन लोकल बॉडीज क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उससे फायर सेस ले लो, ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। वैसे ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बोला कि भाई आप भी जो टैक्स फीस सरचार्ज बनते हैं पंचायती राज एक्ट के अनुसार, ये लेना स्टार्ट करो, खुद की इनकम आप बढ़ाओ, ठीक है। तो पहला रिकमेंडेशन अदर रिकमेंडेशन में बोला कि खुद का रेवेन्यू सोर्स आपको बढ़ाने हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स आप लगा सकते हो, फायर सेस आप लगा सकते हो, जो भी आपको एक्ट में बोला गया है वैसे वैसा आप बढ़ाओ और खुद की इनकम बढ़ाओ, ठीक है। और फिर अगर अपन आते हैं और रिकमेंडेशन क्या दी इन्होंने, हाँ, अभी जैसे मान लो ये अपने 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन देखा, ये रिकमेंडेशन देके चले गए, रिकमेंडेशन देके चले गए, बट क्या उस पर ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें आ रही है, ये कौन देखेगा। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भाई जो हमको तुम 1.5 साल के लिए कमरा देते हो, एक काम करो हमें 5 साल के लिए कमरा दो, ताकि हम बैठे रहें परमानेंट, हमें एक परमानेंट सेक्रेटरिएट बना के दो। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को एक परमानेंट सेक्रेटरिएट बना के दो, है ना। तो ये बोलते हैं कि एसएफसी के लिए एक परमानेंट सेक्रेटरिएट हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो भी उनकी रिकमेंडेशन है उनमें क्या दिक्कतें आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रही हैं, वो हाथ सोल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो भी नए जिले बन गए तो हाथ वो बैठ के बता सकते थे, ठीक है, ये चीजें। तो ये चीजें बोली गई कि आप ये करो। उसके अलावा जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, इनका जो पैसे मिलते हैं उससे वो एक्सपेंडिचर होता है, उसका ऑडिट करो, टाइमली ऑडिट करो, ठीक है, टाइमली ऑडिट करो। साथ साथ क्या कर सकते हैं, इनको आईटी से इनेबल करो, है ना, आईटी से इनेबल करो, ठीक है। ग्राम पंचायतों को स्मार्ट इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है, स्मार्ट इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करो कि इनको जो भी गोल्स इनको दिए गए हैं वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड होनी चाहिए। उसके अलावा वही है, स्टाफ की कमी रहती है, वीडियो हो गया, क्लर्क हो गया, इन सबकी इनको सबकी फिलअप करो, वैकेंसी फिलअप करो, ठीक है। ग्राम सभा का रोल बढ़ाओ, ये सब चीजें बात की गई। इसके अलावा 2010 में क्या हुआ था कि जो स्टेट की तरफ से कुछ कार्य थे वो पंचायती राज को दे दिए गए कि अब ये संभालो। तो 5 कार्य जो संभाले गए थे, अभी भी स्टेट उनको देखता है, भाई वो मत करो, इनको जो 5 कार्य आपने दिए हैं, ट्रांसफर किए हैं, उनको ढंग से करने दो, ठीक है। तो जो वीएस व्यास कमेटी थी उसने 5 सब्जेक्ट दिए थे, एग्रीकल्चर, प्रारंभिक शिक्षा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी हेल्थ, सोशल जस्टिस। ये जो 5 सब्जेक्ट दिए गए थे, इनका ढंग से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो, ठीक है। भाई राज्य सरकार बोलते ना कि इनको ड्यूटीज दो, कर्तव्य दो, ताकि ये खुद कर सके, तो भाई इनको दे दिए, तो इनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करके दिखाओ, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा हर आप किसी भी पंचायत में जाते हो, एक पंचायत में तो ठीक ठाक देखने को मिला डेवलपमेंट, एक में आपको कम देखने को मिला, एक में आपको सेपरेट टॉयलेट मिले महिलाओं के लिए, एक में आपको बस स्टैंड पे सेपरेट टॉयलेट नहीं मिले, ये सब चीजें। तो कुछ सर्विसेज का क्या होना चाहिए, बेंचमार्किंग होनी चाहिए, भाई ये तो होनी ही चाहिए। तो आप क्या करो, बेंचमार्किंग कर दो बेसिक सिविल सर्विसेज की, ठीक है। महिलाओं के अलग से टॉयलेट हो, एलईडी लाइट लगाओ, ये सब चीजें बोल बच्चन वाली बातें हैं जो की गई, ठीक है। उसके अलावा इनको जो भी फंड दिया जाता है,
पंचायती राज संस्थाओं को जो भी फंड दिया जाता है या अर्बन लोकल बॉडीज को जो भी फंड दिया जाता है, वो क्या हो, उसके एक तो टाइमली ऑडिट तो होना ही है एक्सपेंडिचर होने का, उसके साथ वो क्या ना ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है, वो कैसे खर्च हो रहा है वो सब चीजें। तो वो पूरा प्रोसेस जितने भी ग्रांट वांट मिलती है वो सब किस में हो, पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, सब लोगों को पता रहे। और जो हमारा इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंतर्गत ये सब चीजें हैं। उसके अलावा ना जो भी फंड इनको मिलता है पंचायती राज को, अर्बन लोकल बॉडीज को, है ना, इसका ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, तो इसका एक थर्ड पार्टी से आप इम्पैक्ट असेसमेंट कराओ कि हाँ भाई सही में जो पैसा मिला है इससे काम हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि बिहार में क्या होता है ना कि न्यायिक व्यवस्था का सबसे निचले स्तर पे विलेज कोर्ट होती है, ग्राम कचहरी। तो जो गांव के छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं वो ग्राम कचहरी में सोल्व हो जाते हैं। तो भाई ये ग्राम कचहरी जो बिहार का अच्छा सा मॉडल चल रहा है, अपन राजस्थान में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, विलेज कोर्ट यहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है, वो इन्होंने बताया। और बाकी ये सब बोल बच्चन वाली चीजें थी, तो ये मैंने आपको बता दी। तो रिकमेंडेशन अगर अपन इनकी बात करें, कौन कौन सी रिकमेंडेशन इन्होंने दी, ठीक है। तो फाइनेंस, ये तो अपनी फाइनेंशियल वाली होगी, ठीक है। अब फाइनेंशियल वाली को भी थोड़ा डिटेल में देखें, तो जैसे कि मान लो ईयर मार्किंग की बात करें कि खर्च कैसे होगा, खर्च कैसे होगा, तो भाई बेसिक डेवलपमेंट नीड पे एक तरफ तो कितना होगा, अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी, ये 55% करेंगे और ये 75% करेंगे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट स्कीम होती है या बजट अनाउंसमेंट होता है उस पर ये कितना करेंगे, 20 करेंगे और ये 40 करेंगे। बाकी जेंडर फ्रेंडली स्पेस के लिए, जेंडर फ्रेंडली स्पेस बनाने के लिए ये भी 2 करेंगे, ये भी 2 करेंगे। और इनको जो इंसेंटिव मिला है परफॉर्मेंस बेसिस पे इंसेंटिव, वो भी मिला है 3%, 3%, ये है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये हमने देख लिया। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अर्बन लोकल बॉडीज में हमने देखा कि 70 रुपए तो सब में बटेंगे, ऑल में बटेंगे, कैसे कैसे, 55 और 15, 55 बटेंगे अपने किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, 15 बटेंगे एरिया के बेसिस पे, ठीक है। और जो 30 बटेंगे ये केवल म्यूनिसिपालिटीज को मिलेंगे, और ये भी कैसे बटेंगे, 20 और 10, 20 आपकी पॉपुलेशन और 10 आपके डिप्रीवेशन पे। और इधर भी अपन ने क्राइटेरिया देखे थे, ठीक है, कि आपकी पॉपुलेशन को देखा जाएगा 40, आपके एरिया को देखा जाएगा 25, SC ST की पॉपुलेशन होगी 5, ठीक है, फिर डिप्रीवेशन होगा, ऐसे करके इसमें बना हुआ है। तो ये तो अपन ने फाइनेंशियल वाली रिकमेंडेशन अपन ने देखी। अदर रिकमेंडेशन की बात करें, अदर, तो पहला तो हो गया ऑन सोर्स रेवेन्यू बढ़ाओ, ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ाओ, खुद के कर राजस्व को बढ़ावा दो, इसको क्या दो, बढ़ावा दो। इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स लो, इसमें आप क्या कर सकते हो, है ना, फायर सेस लो, एक्सेट्रा, ये सब चीजें आप लो। दूसरी बात की गई थी, आप जो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसको परमानेंट सेक्रेटरिएट दे दो, इसको परमानेंट सेक्रेटरिएट दे दो, ठीक है। तीसरी बात की गई थी, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इन्हें स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट इंस्टीट्यूशन बनाओ, टाइमली ऑडिट हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के लिए इनको IFMS से जोड़ो, जो भी फंड मैनेज ग्रांट होगा उसको इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और क्या बोला गया था, ठीक है, आप विलेज कोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, राजस्थान में भी ग्राम कचहरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बिहार का मॉडल है ये, है ना, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ सर्विसेज होती हैं बेंचमार्किंग करो कि भाई ये तो होनी ही चाहिए, बेंचमार्किंग ऑफ सर्विसेज ग्राम पंचायत इन सब में, कि ये तो मिनिमम तैयार करवाओ ही सही, हर जगह पे ये तो रहे ही सही। तो ये कुछ अदर रिकमेंडेशन भी अपन इनकी लिख सकते हैं कि ठीक है, विलेज कोर्ट बोल दिया, ऑन सोर्स ऑफ बोल दिया, परमानेंट सेक्रेटरिएट बोल दिया, ठीक है। ये इनकी अदर रिकमेंडेशन थी। वीडियो बाबू इन सब की भर्ती करो पूरी, क्लर्क इनको फुलफिल करो पूरा, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टेट फाइनेंस कमीशन की मुख्य रिकमेंडेशन बताइए, लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि संवैधानिक प्रावधान बताओ इसके बारे में, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो संवैधानिक प्रावधान अपन बता सकते हैं कि आई और वाई 243 IVM में इसके साथ है, 5 साल के लिए बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं, जनरली टेन्योर 1.5 साल होता है, टर्म ऑफ रेफरेंस देते हैं, इस तरह की टर्म ऑफ रेफरेंस होती है ये। उसके अलावा उनकी रिकमेंडेशन बताओ। तो रिकमेंडेशन में भी 2 तरह की अपन ने रिकमेंडेशन बात कर ली, जो अपन ने टर्म ऑफ रेफरेंस में देखी थी कि फाइनेंशियल कैसे, फाइनेंस से रिगार्डिंग कौन सी और अदर रिकमेंडेशन कौन सी, कि इनकी स्थिति को कैसे और सुधारा जा सकता है। तो अदर रिकमेंडेशन भी हमने देख ली। अब मुझे ये बताओ कि 10 मार्कर का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाओगे, कमेंट करके बता दो कि हाँ लिख पाएंगे हम।
ये चीज ध्यान रखनी है कि 2020 और 24 के लिए 6.75 थी और लास्ट ईयर के लिए 7 थी, रिकमेंडेशन 7.25 की गई थी। अब मैंने आपको बताया था कि जो 7वीं स्टेट फाइनेंस कमीशन बना है उसने भी 1.5 साल बैठेंगे, 5 सालों के लिए बताएंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई एटलीस्ट 25-26 को तो अभी से सुन लो मैं, कि जो पुराना आपने ये बोला गया था इसी को हम 25-26 के लिए कंटिन्यू रखते हैं, वही 7% बटेगा और वही 73.2 और 26.8 में बटेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ। तो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बन चुका है। ठीक है, इसके 1 अगस्त को इसका निर्माण हुआ। ठीक है, गवर्नर ने नोटिफिकेशन निकाला और बोला कि भाई हम स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं 7वां। इसके चेयरमैन बनाए गए श्री अरुण चतुर्वेदी। अदर मेंबर अभी बने नहीं है। मेंबर सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार ठकराल जी बनाए गए। टेन्योर मैंने आपको बता दिया जनरली 1.5 साल होता है। ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी 25-26 के लिए शुरू में, और इनका अवार्ड पीरियड था, है ना, 25-26 से 30-31। ठीक है, तो 25-26 को तो इन्होंने पुराने साल के हिसाब से इंटरिम रिपोर्ट दे दी 1 साल की। ठीक है, कि भाई ये 1 साल की तो अभी पकड़ो। ठीक है, बाकी 4 साल की हम बाद में देंगे। तो अगर पूछा जाए तो ये एक्चुअल में किसके लिए, 25-26 से 30-31 के लिए। ठीक है, पर 1 साल की इन्होंने दे दी तो 26-27 से 30-31 अपन बोल सकते हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस वो की वही रहती है सेम, कोई इसमें अदला बदली नहीं है कि काम इनको यही करना है। तो इन्होंने भी वही बोला कि जो छट्टे वाले बोल के गए थे वो सारी बातें अब भी सही है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई 100 रुपये बटेंगे तो 100 में से भाई 7 रुपये किसको जाएंगे, इन दोनों को जाएंगे। 7 रुपये कैसे जाएंगे, तो भाई 7 का जो 26.8% होगा वो अर्बन लोकल बॉडीज को जाएगा 1875 करोड़ के आसपास, और पंचायती राज को जाएगा 73.2। अब इसमें भी 5, 20, 75, 55, 40, 2, 3 और 40, 25, 5, 5, 5, 10, 10। ठीक है, इधर 75, 20, 20, 2, 75, 20, 2, 3 और 70 और 30 ये अपन ने देख लिया। वो की वही रिकमेंडेशन अपन को यहाँ पे बरकरार रखी गई है। कुल लगभग 7,000 करोड़ के आसपास, 7,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन जो अपन ने देखा। 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ने देखा, तो हम देख रहे थे कि पंचायती राज संस्थाओं को पैसा कहां से आता है, तभी गवर्नेंस कर पाएंगे। तो खुद के अलावा हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन देख ली कि इनको ये पैसा मिल रहा है। अब एक है हमारा जो केंद्र सरकार का फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत बनाया जाता है, वो भी कुछ रिकमेंडेशन देता है, वो भी कुछ ग्रांट रिकमेंड करता है कि ये ग्रांट अपन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देंगे या अर्बन लोकल बॉडीज को देंगे। उसके बारे में अपन देखते हैं। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 230, 280 के अंदर बनता है। ठीक है, इसी के अंदर प्रोविजन है कि ग्रांट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें क्या पैमाना होगा। ठीक है, तो अभी अपन पहले ये देखते हैं। पहले तो अपन को आपने देखा होगा कि इसमें भी ऐसा होगा, जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होगा उसने बोला होगा कि भाई केंद्र सरकार की इतनी नेट इनकम है, नेट इनकम में से नीचे कितनी जाएगी। तो ऐसा बोला गया कि 100 रुपये अगर राज्य केंद्र सरकार कमाती है तो राज्य सरकारों को मिलेगा 41%, 41 रुपये। अब ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार सब में बटेगा। तो सब में बटेगा, तो जो 100 रुपये में से 41 रुपये नीचे गए, वो 41 रुपये सब में बट रहे हैं। तो 100 रुपये में से अगर अपन ये बात करें कि राजस्थान के हिस्से में कितना आता है फाइनेंस कमीशन के उसमें, तो अपन थोड़ा सा ध्यान रखें। तो फाइनेंस कमीशन ने अगर अपन देखें 14, 15, 16 में क्या क्या फर्क हुए हैं, तो 14 में अपन को मिला था 5.49%, फिर 5.97%, 1 साल के लिए इंटरिम रिपोर्ट आई थी, और जो फाइनल रिपोर्ट आई थी 21 से 26 के लिए उसमें अपन को मिला है 6.026%। ये अपन को प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना कि भाई राज्य का जो हिस्सा है राजस्थान का केंद्रीय करों में कितना है, तो 6.026% हमारा केंद्रीय करों में हिस्सा है। इंडियन इकोनॉमी में आपको नियम सर ने पढ़ाया होगा। इसके चेयरमैन कौन है 15th विद फाइनेंस कमीशन के, तो श्री एन के सिंह है, जो 21 से 26 के लिए रिकमेंडेशन इन्होंने दी है। ठीक है, तो भाई 15th के एन के सिंह है। अभी 16th फाइनेंस कमीशन भी बन गया है, इसने भी इंटरिम रिपोर्ट दी है। ठीक है, तो पहले अपन ने 15 में देखा कि 41 रुपए थे। ठीक है, और 41% नीचे वर्टिकल हो गया, और उसमें से राजस्थान का शेयर हो गया 6.03। 21-26 में 15, अभी 16 ने भी यही रखा, 41 रुपए ही रखे हैं, और राज्य का जो शेयर है वो घट गया है 5.93। तो अगर 16 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अपन बात करें तो राज्य को जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा, अपने राजस्थान राज्य को हिस्सा जो मिलेगा 5.93।
5.93 मिलेगा, उसके हिसाब से 6.03 मिलेगा। वहां पे क्राइटेरिया अलग थे, यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़े से बदले गए हैं, ठीक है। आपका जो स्टेट है वो नेशनल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, इस पैमाने को जोड़ा गया है, ठीक है। और उसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, उसका 12.5 से घटा के 10% तक दिया गया है। फॉरेस्ट इकोलॉजी वही 10 की 10% है। एरिया पहले 15% ध्यान रखते थे, अभी 10% कर दिया है। पॉपुलेशन वही 2011 की थी, पहले 15 थी, अब इसको 17.5 कर दिया गया। इनकम डिस्टेंस को कम कर दिया गया है। जोड़ा क्या गया है, ये जो टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट थे इसको घटा दिया गया है। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल जीडीपी, अगर आपका स्टेट अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल जीडीपी बनाने में तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो 10% उनका भी एक रखा गया है, ठीक है। ये तो नियोन सर ने आपको पढ़ाया होगा फाइनेंस कमीशन, ये अपना इशू नहीं है। अपना इशू है कि फाइनेंस कमीशन जो होता है ये ग्रांट देता है, ठीक है। तो ये किस तरह की ग्रांट देता है, तो जो फाइनेंस कमीशन होता है 15 तो 16 ये कुछ ग्रांट देगा। तो ग्रांट दो तरह की देता है, देखो पहले ये कुछ देगा बेसिक ग्रांट और टाइड ग्रांट, बेसिक अनटाइड ग्रांट, बेसिक टाइड ग्रांट। अनटाइड का मतलब है कि ये पैसे पकड़ो, मर्जी पड़े जहां उड़ा दो। टाइड का मतलब है कि ये पैसे पकड़ो, हम जहां बताएं वहां पे उड़ाने। तो ये दो तरह की ग्रांट देता है, टाइड ग्रांट और अनटाइड ग्रांट, ठीक है। तो आपको टाइड जो होगी तो वो जो सेक्टर बताएंगे वहां पे खर्च होनी चाहिए। अनटाइड जो होगी आप अपने लोकल नीड के लिए अपने हिसाब से उड़ा सकते हो। हाँ, उड़ाने का मतलब ये नहीं कि 2 बाबू ज्यादा रख लिए सैलरी में उड़ा दिया, ठीक है, एक कमरा बना दिया बाबू के लिए अलग से, ठीक है, रसोई में फ्रिज कूलर, अरे भाई ये खर्चा नहीं। उसके अलावा आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो ग्रांट को, ठीक है। तो दो तरह की ग्रांट होती है। अब ये जो ग्रांट है वो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कैसे बटेगी, वही 5, 20, 25% में, ठीक है। अगर 100 रुपये पैसे आते हैं, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि 100 रुपये राजस्थान की पंचायत समितियों को ग्रांट में आए, तो 100 रुपये कैसे बटेंगे, 5 रुपये जाएंगे जिला परिषद को, 20 रुपये जाएंगे पंचायत समिति को और 75 रुपये जाएंगे ग्राम पंचायत को, ठीक है। और ग्रांट कैसी होती है, ये 2 टाइप की होती है, इनके यूज के बेसिस पे टाइड और अनटाइड होती है। तो अब देखते हैं कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने क्या बोला। तो अगर अपन टाइड ग्रांट की बात करें और अनटाइड की बात करें, तो टाइड में उन्होंने बोला कि देखो भाई आपको 100 रुपए मिले, 100 में से 40 तो टाइड है, हम बताएंगे वहां पे आपको खर्च करने हैं। नहीं सॉरी, अनटाइड है, आप अपने हिसाब से 40 रुपए अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो और 60 रुपए हम जैसा बताएंगे वहां पे खर्च करना, ठीक है। अब ये 40 तो अपने हिसाब से कर दो कि कहीं पे भी लोकल नीड आपको लगती है, अपनी जरूरत के हिसाब से वहां पे खर्च कर दो। अब जो 60 रुपए बचे, 60 में भी 50-50 होगी, 60 में भी 30 रुपए और 30 रुपए। 30 रुपए तो आपको खर्च करने हैं भाई सैनिटेशन के लिए और ओडीएफ को मेंटेन रखने के लिए, तो मतलब वही पंचायतों को क्लीन रखने के लिए, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये सब कुछ बनाना चाहते हो उसके लिए आपको 30 रुपए मतलब 50% खर्च होंगे। और इधर भी अपन बात करें तो 50% आपको रखनी है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर रिसाइकिल के लिए, उस पर रखना है। तो आधा पैसा तो आप जो आपको बोला गया है टाइड, आधा पैसा सैनिटेशन स्वच्छता पे खर्च होगा, आधा पैसा पानी पे खर्च होगा, वाटर रिसाइकलिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, इस सब पे खर्च होगा, ठीक है। तो ग्रांट 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, टाइड और अनटाइड। टाइड को जैसा बताया गया है वहां पे खर्च करो, तो 2 उन्होंने बता रखा है कि भाई जो आपको 60% तो टाइड होगी, 40% अनटाइड होगी। 40% अनटाइड है, अपने हिसाब से खर्च कर दो, सैलरी वैलरी पे नहीं खर्च कर सकते। जो टाइड है वो टाइड में भी कैसी 2 टाइप के, पानी पे खर्च कर दो, पानी की रिसाइकलिंग करनी है, सफाई करनी है, ठीक है, ये ड्रिंकिंग वाटर बढ़ाना है, रिसाइकलिंग करनी है, वो सब। और सैनिटेशन पे, तो पानी और सैनिटेशन पे 50-50 रुपए आपको खर्च करने हैं, 50-50% आपको खर्च करने हैं। तो ये क्लियर है। अब अगर अपन, ये तो 15 की बात है, अब 16 फाइनेंस कमीशन में बन गया, उसने भी कुछ ग्रांट्स बताई होगी, तो 16 की भी अपन देख लेते हैं। 16 ने बोला कि देखो भाई हम 20 रुपए, मान लो 100 रुपए ग्रांट में देते हैं, तो 20% 20 रुपए हम देते हैं परफॉर्मेंस ग्रांट। तो इन्होंने नई इंट्रोड्यूस किया, ये तो चलती थी, इनमें से इन्होंने बोल दिया परफॉर्मेंस ग्रांट, इन्होंने आगे बढ़ा दी, परफॉर्मेंस ग्रांट बढ़ा दी। तो अब ये जो 100 रुपए देते थे, 100 रुपए में से 20 रुपए तो परफॉर्मेंस ग्रांट के मिलेंगे और 80 रुपए मिलेंगे आपको जो पहले मिलते थे बेसिक ग्रांट के। अब ये 80 रुपए मिलते थे, अब ये 80 में से टाइड और अनटाइड, जैसे वहां पे 40 और 60 थे, ये बोलते हैं कि टाइड अनटाइड 50-50 है। 50 रुपए मर्जी पड़े जैसे उड़ाओ, 50 रुपए आपको वही कंडीशन है, कहाँ उड़ाना है, पानी और स्वच्छता में उड़ाना है। तो बाकी क्या, पानी और स्वच्छता में आपको उड़ाना है, वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन के लिए आपको उड़ाना है, तो ये चीज है। और 20 रुपए आपको परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगी, आप अपना रेवेन्यू सोर्स कैसे बढ़ा रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, इस पे मिलेगी। तो अब भाई अपन ने देखा जो फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन क्या है,
तो बताओ भाई 16 और 15 और 16 की रिकमेंडेशन समझ में आई? 15 और 16 की रिकमेंडेशन समझ में आई? क्या क्या रिकमेंड किया है? फिफ्टींथ की रिकमेंडेशन क्या है? 15 के केस में कोई परफॉर्मेंस ग्रांट का कंसेप्ट नहीं है। 40 रुपये अनटाइड मिलते हैं, 60 रुपये टाइड मिलते हैं, 60 रुपये टाइड मिलेंगे, वो भी 50-50 बटेंगे। 50 रुपये सैनिटेशन में, 50 रुपये वाटर मैनेजमेंट में। इधर इन्होंने बोला 16 वालों में नहीं है भाई साहब, 20 रुपये आपको मिलेंगे परफॉर्मेंस ग्रांट के, 80 रुपये मिलेंगे आपको ग्रांट के तौर पे जो मिलती है, उसमें से भी बेसिक वही टाइड हो गया अनटाइड हो गया, तो 50-50 आपके रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देख लिया, इनकम देख रहे थे इनकी। तो इसमें अपन इनकम में क्या क्या देख लिया कि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है। तो अपन ने देख लिया कि शुरू के 4 सालों के लिए अलग थी, लास्ट साल के लिए अलग थी, छठे की बात कर रहा हूं मैं। और 24-25 के लिए जो थी वही 7th फाइनेंस कमीशन ने 25-26 के लिए बरकरार रखी है। क्या थी? तो रिकमेंडेशन 7.25 किया गया था, मानी कितनी गई थी? 7। वो 7 कैसे बटेगी? 73.2 और 26.8। ठीक है, ये अपन ने देखा था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन ये देख रहे थे, इसमें से अपन ने 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन देख ली और 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन देख ली। अब गवर्नेंस से रिगार्डिंग जितनी भी बाकी स्कीम चल रही है, ठीक है, वो अपन धीरे धीरे देखते चलते हैं। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। कोई भी भूखा ना सोए, इसी मानसिकता के साथ, ठीक है, कोई भी गरीब आदमी है भूखा ना सोए, इसी के साथ पहले इंदिरा रसोई योजना के नाम से इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है लास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पहले अर्बन क्षेत्रों में करते हैं कि अर्बन एरिया में क्या होता है कि हमारे जैसे स्टूडेंट बहुत सारे रहते हैं, कोई मजदूर है, ठीक है, खाना नहीं मिल पाता टाइम पे, वो सब है, तो एक मिनिमल पे में एक बैठ के इज्जत से बैठ के खाना मिल जाए और पौष्टिक खाना मिल जाए, इसी उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च किया गया था कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। जब ये स्कीम बढ़िया चलने लगी तो अपन इसको रूरल एरिया में भी लेके आ गए, रूरल एरिया में लेके आ गए, और फिर जब सरकार चेंज हुई तो इस स्कीम का नाम हमने बदल दिया और नाम कर दिया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण। जब ग्रामीण क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण की अपन बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले ये लॉन्च कब हुई थी, तो अर्बन कंपोनेंट इसका हुआ था 18-19 में हुआ था और नाम क्या था? इंदिरा रसोई योजना। रूरल कंपोनेंट इसका 6 जनवरी 2024 में हुआ था। तो 18-19 में हुई थी, बजट में घोषणा हुई थी, और फिर ये अपन ने कर दी 6 जनवरी 2024 में। अलग अलग डिपार्टमेंट इनको देखते हैं। अर्बन में बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट देखेगा, ठीक है। रूरल में बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेगा, पंचायती राज देखेगा और राजीविका के थ्रू देखेगा। इनमें जो जनरली है, आपको याद आ रहा हो राजीविका पढ़ाया था, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ाया था, ठीक है। तो अब उनकी इनकम बढ़ानी है तो अपन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही टेंडर दे देते हैं कि भाई ये अन्नपूर्णा सेंटर आप चलाओ, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपन इनको करवाने की कोशिश करते हैं। वही है, इसका विजन क्या है? लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय, पात अंत्योदय, ठीक है। लास्ट माइल डिलीवरी अपन को इंश्योर करनी है ताकि फूड सिक्योरिटी कर सकें, गरीबों के लिए, लेबर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए कर सकें। अब इसके प्रोविजन क्या क्या है मोटे मोटे, ठीक है। तो हर साल 250 करोड़ रुपए इस स्कीम में आते हैं। लाभार्थी के द्वारा 8 रुपए पर थाली पे किया जाएगा। राज्य सरकार 22 रुपए सब्सिडी देगी। और मेन्यू जो निश्चित थाली का 600 ग्राम होता है उसमें क्या क्या मिलता है? 300 ग्राम चपाती होगी, 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी, 100 ग्राम चावल या खिचड़ी होगी और एक अचार मिलेगा, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी अपन ने देख लिया। अब पुरानी अगर इंदिरा रसोई योजना से बात करें, जो भजनलाल सरकार ने नाम चेंज किया और ये किया है ना, थोड़ा सा नाम चेंज किया, तो उसमें और क्या एडिशन किया गया? तो भाई पहले इसमें एडिशन ये किया गया, थाली का जो वजन था वो 600 ग्राम नहीं था, 450 ग्राम था, तो क्वांटिटी अपन ने बढ़ा दी है। उसके अलावा जो सब्सिडी सरकार को देनी पड़ती थी वो अब वजन बढ़ा है तो खर्चा भी बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो सब्सिडी कितनी कर दी? 22 रुपये कर दी, ठीक है। तो ये डेटा हम अपन को याद रखना है। 300 और 100, ये अगेन 300 जोड़ लो, 100, ठीक है, ये 600 हो गए। और 30 रुपए की थाली पड़ती है, 8 रुपए खुद देते हैं अपन खाना खाने के लिए और 22 रुपए सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देती है। अब इसमें खूब सारे करप्शन चलते रहते हैं। अखबार में, भास्कर में पिछली बार खबर भी आई थी, ठीक है। एक ही आदमी को बार बार 15 बार खाना खाते हुए दिखाया दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं करप्शन की है ना, तो मेंस का एंगल नहीं है, इंटरव्यू के हिसाब से आप कभी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब अपन चलते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, या रिवैम्प्ड RGSA। केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो इसको चलाती है। फंडा सिंपल सा है कि आपके जो सरपंच, प्रधान, ये सब इलेक्ट हो गए, ठीक है।
जरूरी नहीं कि इनको सारा प्रोसेस पता हो कि चीज़ें कैसे होती है, कैसे करवाई होती है। तो इनकी क्षमता निर्माण करें हम, इनका ट्रेनिंग करें, इनको ठीक है कैपेबल बनाएं कि एक अच्छा एडमिशन चला सकें, ठीक है, एक अच्छा जो इनका रोल्स है, ड्यूटीज हैं वो निभा सकें। तो यही फंडा है। तो जैसे ही इलेक्शन होते हैं 6 महीने के अंदर एक ट्रेनिंग करा दो इनकी, फिर 2 साल में और रिफ्रेशर ट्रेनिंग करा दो, बीच में और थोड़ा और इनको बता दो। तो ये फंडा है। तो ठीक है, तो ग्राम स्वराज अभियान में अपन क्या करते हैं, ग्राम स्वराज अभियान में जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी जो लीडरशिप है उसको अपन ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, एक बार इलेक्शन के 6 महीने बाद उसमें करवा देते हैं, 6 महीने के अंदर करवा देंगे, और एक 2 साल में करवाते हैं। इतना सा फंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कब हुआ था ये? 18-19 में ये भी लॉन्च हुई थी। ठीक है, और ये फाइनेंस कमीशन के साथ चलती जाती है। ठीक है, तो बेसिक फंडा वही है, कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, तो जो भी नए इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग 6 महीने के अंदर, और एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है 2 साल के अंदर। बस ये चीज़ है। अब इसमें जो खर्चा आता है वो खर्चा कैसे बढ़ता है? तो ये एक तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें खर्चा है ना 60-40 बटेगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए 90-10 का रहेगा, और बाकी यूटीज के लिए जो सेंट्रल है वो सरकार देगी, है ना, जिनमें लेजिस्लेचर वो सब नहीं है। तो अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का खर्चा है 60-40, 60 रुपये केंद्र सरकार, 40 रुपये हम दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, और इससे ज़्यादा इसके बारे में हमें कुछ जानना नहीं है। तो ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, 18-19 में अपने स्टार्ट करी थी, इसको रीवैम्प किया था, दोबारा ढंग से लॉन्च किया था अपने 13 अप्रैल 2022 को। ठीक है, तो दोबारा 18-19 में स्कीम चला रहे थे, ढंग से इसको दोबारा रिवैम्प करके अपने दोबारा चलाए। काम यही है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्षमता का निर्माण करना, उन्हें ट्रेन करना। इलेक्शन के 6 महीने के अंदर ट्रेन कर लो, इलेक्शन जीतने के बाद, और फिर 2 साल में रिफ्रेशर ट्रेनिंग करा दो, और इसमें जो पैसा लगता है वो 60-40 के उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो और तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब चलते हैं अटल ज्ञान केंद्र पे। अटल ज्ञान केंद्र हैं भाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी। ठीक है, उस पर हमने घोषणा कर दी। ठीक है, तो भाई वो घोषणा पे अपन ने कर दी कि गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है 24-25 दिसंबर के आसपास। अपन ने घोषणा करी कि हर ग्राम पंचायत पे अपन क्या बनाएंगे, अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे। अब अटल ज्ञान केंद्र क्या होते हैं ये बात अपन करते हैं, है ना। तो अटल ज्ञान केंद्र में 2 तरह के काम होंगे, है ना। अपन अटल प्रेरकों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है, है ना। अटल प्रेरक की नियुक्ति करेंगे 1 पर ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे अटल ज्ञान केंद्र में क्या होता है, आप गांव में अपन ऐसा समझ रहे हैं कि एक अपन ने बिल्डिंग बना दी, या पुरानी बिल्डिंग जो भी चलती होगी, है ना, पुरानी का ही नाम चेंज होते रहते हैं ले देख के। ठीक है, अटल ज्ञान केंद्र पर अपन नए के हिसाब से पढ़ते हैं अटल ज्ञान केंद्र क्या है। ठीक है, वहाँ पे अपन ने एक आदमी बिठा दिया, उसको बोल दिया अटल प्रेरक। ठीक है, अटल प्रेरक बोल दिया। अब उसका काम क्या है, भाई गांव के कोई भी बच्चे हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, काउंसलिंग देनी है, भैया हम किसकी तैयारी करें, हम कोचिंग कहाँ से करें, तो बता देगा। ठीक है, उसके अलावा कोई ग्राम पंचायत वाले हैं कि भाई बाया मारो ये फॉर्म भर द, ये स्कीम में मारो नाम लिखा द, ये जो काम होते हैं, ठीक है, सर्विस डिलीवरी के, है ना। लास्ट ई मित्रा जैसे कि जो सर्विसेज होती हैं वो काम हो जाएगा, कैरियर काउंसलिंग कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने हैं तो ई मित्र पे जाते हो, अप्लाई करते हो, वो सब काम ये कर देंगे। साथ में क्या है, बिल्डिंग बनाई है तो लाइब्रेरी खोल देते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी है, ऑनलाइन कंटेंट भी आपको मिलेगा, साथ में आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे, आराम से जाओ एग्जाम की तैयारी करो, पढ़ो मस्त। ठीक है, ये कुल मिला के क्या है, अटल ज्ञान केंद्र, यहाँ पे अटल प्रेरक बैठते हैं। ठीक है, अब ये अपन ने घोषणा कब करी थी, ये घोषणा अपन ने करी गुड गवर्नेंस डे पे अपन ने करी। हर ग्राम पंचायत पे एक अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे, एक अटल प्रेरक अपन नियुक्त करेंगे और फेज में इंप्लीमेंटेशन करेंगे। शुरू के फेज में अपन कौन सी ग्राम पंचायतों को पकड़ेंगे, जहां पे 3000 से ज्यादा की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो शुरू में रखा गया कि हम लगभग 2000 को कवर करेंगे, 2000 ग्राम पंचायतों को धीरे धीरे सारी को कवर कर लेंगे। और शुरू में खर्चा रखा गया कि भाई 500 करोड़ रुपए का अपन खर्चा आएगा। तो ये है हमारी अटल ज्ञान केंद्र। ठीक है, कुल मिला के कुछ भी नहीं है, एक बिल्डिंग है, वहाँ लाइब्रेरी चला रहे हैं, वो बंदा बिठा दिया है, ऑनलाइन सारे काम कर देगा आपके। ठीक है, ये हो गए अटल ज्ञान केंद्र। तो इसके में अपन ने अन्नपूर्णा रसोई योजना देख ली। ठीक है, श्री अन्नपूर्णा में क्या हो रहा था, 2018-19 में लेके आए थे गाँव वालों के लिए, फिर 24 में लेके आए थे अपन। ठीक है, और इसमें वही हो रहा था, 30 रुपये की थाली आती है, 8 रुपये अपन खुद देते हैं, 22 रुपये सरकार सब्सिडी के तौर पे देती है। 600 ग्राम की थाली आती है, 300, 100, 100, 100। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अपन ने देखा
ग्राम पंचायत, ये ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। ग्राम स्वराज में अपन क्या करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनकी जो लीडरशिप है उसको अपन ट्रेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, वही 6 महीने के अंदर एक ट्रेनिंग कराएंगे, 2 साल के अंदर एक और ट्रेनिंग करा देंगे, 60-40 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये रिवैम्प करी थी अपन ने 13 अप्रैल 2022 से, और ये फाइनेंस कमीशन के पैरेलल चलती रहती है। अटल ज्ञान केंद्र देख लिया, उसके अलावा अपन ने अभी तक देख लिया कि पंचायती राजों को पैसा कहाँ से आएगा, पंचायती राज में जो लीडर्स हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग कौन कराएगा, तो ट्रेनिंग भी अपन ने देख ली। पंचायती राज में अपन ने ग्रामीण क्षेत्र में कोई भूखा ना सोए उसके लिए अपन ने रसोइयाँ भी खोल दी, ठीक है। अब ये जो लीडर को ट्रेन करेंगे सब, ये बैठके हैं कहाँ पे, कोई भवन निर्माण है क्या, तो भाई ठीक है, तो भवन निर्माण की भी स्कीम चल रही है सबके लिए। तो भाई जहाँ जहाँ पे भी ग्राम पंचायत का भवन निर्माण नहीं है तो वहाँ नहीं बनानी है, तो भाई ऐसा बोला गया कि एटलीस्ट 5 बीघा के खेत में अपन रूरल सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, ठीक है। गाँव के में जो भी डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, वो सब एक जगह पे आ जाए, ठीक है। 5 बीघा के खेत में अपन को बनाना है कम से कम, और इसमें खर्चा आएगा लगभग 50 लाख, ठीक है। पंचायत समिति, वैसे ग्राम पंचायत भवन निर्माण करेंगे, पंचायत समिति भवन निर्माण करेंगे और अंबेडकर भवन निर्माण करेंगे, ठीक है। तो जहां पे पंचायत समिति है, ठीक है, जहां पे पंचायत समिति पे अपन अंबेडकर भवन बनाएंगे, जहां पे नगर निगम नहीं है, जहां पे नगर परिषद नहीं है, नगर पालिका नहीं है, वहां बची हुई जो पंचायत समितियां हैं वहां पे भी अपन अंबेडकर भवन बनाएंगे। तो इसमें भी वही 50 लाख रुपए पर बिल्डिंग खर्चा आएगा। 25 लाख रुपए तो हम देंगे और 25 लाख रुपए इधर उधर की स्कीम से अपन जुगाड़ेंगे, जो भी ग्रांट व्रांट आती है उससे। तो ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, कोई प्रीलिम्स के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राम पंचायत भवन निर्माण, 5 बीघा के जमीन पे अपन को रूरल सेक्रेटेरिएट बनाना है, ठीक है। वैसे ही पंचायत समिति भवन निर्माण है और अंबेडकर भवन है। तो जहाँ पे भी जिला परिषद है, नगर निगम है, वो सब तो छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी पंचायत समिति बड़ी वहाँ पे बनाओ। 50 लाख का खर्चा आएगा, 50 लाख में से 25 लाख तो दे देंगे, बजट इनसे सरकार दे देगी, और 25 लाख आप इधर उधर से जुगाड़ो अलग अलग स्कीम से, ठीक है। तो ये इनके लिए अपन ने रहने के ठिकाने भी बना दिए, मतलब बैठने के ठिकाने, रहने के तो क्या। उसके अलावा ये मिसलेनियस है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया था अपन ने, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 8 से 15 अगस्त में चलाया था। उसके अलावा जो विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदाय हैं उनके लिए, गुमंतु समुदाय हैं, ठीक है, ये एक जगह पे नहीं रुकते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके नाम पे कोई लैंड जमीन नहीं है, तो इनको सरकार ने पट्टा वितरण करने की सोची, तो इनका पट्टा वितरण किया गया, तो इनको पट्टे दिए गए। ये भी आप लिख सकते हो इंक्लूजन में, ठीक है। तो अभी अपन जो पिलर अपन ने खत्म किया, अपन ने 4th पिलर खत्म किया, अपन ने 4th पिलर अपन ने खत्म कर लिया। क्या क्या पढ़ा अपन ने 4th पिलर में? अपन ने 15 फाइनेंस कमीशन पढ़ा, ठीक है, उसमें अपन ने टाइड और अनटाइड ग्रांट देखने की कोशिश करी, ठीक है। टाइड अनटाइड देखिए, 15th भी देखा, 16th भी देखा, जो आपके इकोनॉमिक रिव्यू में नहीं दे रखा है वो भी अपन ने देख लिया। 16th ने यह बोला कि 20% तो क्या होगी, परफॉर्मेंस ग्रांट होगी, उसके अलावा जो 80 होगी वो 50-50 बटेगी, कुछ टाइड होगी कुछ अनटाइड होगी। जो टाइड होगी वो किस पे बटेगी, वो बटेगी अपनी किस पे, वाटर और सैनिटेशन पे। उसके अलावा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान देख लिया, ग्राम पंचायत भवन निर्माण कर लिए, पंचायत समिति के भवन निर्माण कर लिए, अंबेडकर भवन बना दिया, हर घर तिरंगा अभियान चला दिया, और विमुक्त नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक इनके लिए लीज अलॉटमेंट अपन ने कर दी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो पिलर है उस पे। अब हमारे जो 2 पिलर बचे हुए हैं कि ग्रामीण परिवर्तन हेतु हम कैसे करें, भागीदारी कैसे बढ़ाएं। तो ग्रामीण परिवर्तन हेतु भागीदारी इसके लिए करते हैं, इसमें 2 चीजें अपन पढ़ेंगे। पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनेंगे, ठीक है, कि पंचायत में है, ग्राम सभा की मीटिंग करवाते हैं, पहले बैठते हैं कि क्या क्या करवाना चाहिए, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या कितने पैसे हमारे पास हैं, उस हिसाब से अपन डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। उसके लिए एक स्वामित्व स्कीम पढ़ेंगे, आबादी क्षेत्र में जो डिस्प्यूट होते हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपन सबसे पढ़ेंगे कि रूरल कम्युनिटीज को और कैसे एम्पावर कर सकते हैं। तो भाई और एम्पावर करने का तरीका कैसा है, उनको नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दो। तो नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अपन पढ़ेंगे रूडा। उसके अलावा मान लो फिर भी कोई गरीब रह जाता है, रूरल कम्युनिटी में बीपीएल परिवार है, उनको गरीबी से ऊपर उठाना है, तो उसके लिए सेपरेट स्कीम अपन चला देंगे। तो ये सेपरेट स्कीम अपन पढ़ेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। तो अपन आते हैं सबसे पहले स्वामित्व योजना पे। क्या कर रहे होंगे स्वामित्व योजना में?
नाम से समझ में आ रहा होगा स्वामित्व का मतलब क्या होता है। मेरा किसी पे हक, तो मेरा मेरी ज़मीन पे हक होना चाहिए। ज़मीन मेरा मतलब मेरा प्लॉट पे हक होना चाहिए। तो ये एक स्कीम अपन लेके आए थे 24 अप्रैल 2020 में, नेशनल पंचायती राज डे पे अपन ये स्कीम लेके आते हैं। अब इसमें करते क्या हैं, अपन ने सर्वे ऑफ इंडिया को पकड़ा, पंचायती राज डिपार्टमेंट को पकड़ा, ठीक है, उसके अलावा अपन ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पकड़ा। ये 3 डिपार्टमेंट मिले। अब इन 3 डिपार्टमेंट ने मिलकर क्या किया, सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा, पहले आपका जो आबादी क्षेत्र है गाँव का, ठीक है, उसमें ड्रोन उड़ाएगा। ड्रोन में एक टेक्नोलॉजी रहती है कोर्स टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से प्रिसाइज, मतलब बहुत 3 से 5 सेंटीमीटर तक के भी प्रिसाइज होता है। तो अपन को याद नहीं रखना है क्या है, टेक में पढ़ा दूंगा मैं, और कोर्स टेक्नोलॉजी याद रख लो, CORS। तो ड्रोन उड़ाए सर्वे ऑफ इंडिया ने और मैपिंग कर दी। तो विलेज के जो आबादी क्षेत्र है जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ की मैपिंग कर दी। मैपिंग कर दी, अब मैपिंग करके वो जो डिजिटल मैप बना विलेज का, वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई ये किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बता दो। ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को, ठीक है, जो भी है वो आए, ग्राम सभा ने फाइनल कर दिया। अब उसके बेसिस पे सबको अपने पट्टे दे दिए, भाई ये तेरे घर का है, ये तेरी जमीन है, ये तेरे घर का पट्टा, ये तेरे प्लॉट का, ये अपने दे दिया। ये स्वामित्व स्कीम है। अब इसके फायदे क्या हैं, पहला तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि भाई डिस्प्यूट कम हो गए, लड़ाई झगड़े कम हो गए। यही स्कीम लास्ट ईयर पूछी गई थी 2024 के मेंस में, स्वामित्व योजना के बारे में बताओ, ठीक है। और सॉरी, और क्या कर सकते हैं, अब मान लो मेरे पास मेरे मकान का पट्टा है, पट्टा मुझे मिल गया, प्रॉपर्टी कार्ड मुझे मिल गया, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेरा नाम दर्ज हो गया, ठीक है, पट्टा मिल गया। उस पट्टे को मैं गिरवी रख के कुछ पैसे ले सकता हूँ बैंक से, मेरा असेट है वो, तो वो चीज़ हो गई। अब महिलाओं के नाम पे भी पट्टे होते हैं कहीं पे, तो विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे इस स्कीम के बेनिफिट थे कि डिस्प्यूट कम होगा। और अब जैसे हर घर का आपके पास पता हो गया कि ये फलाना घर इसका है, ये फलाना प्लॉट इसका, ये फलाना इसका, फलाना इसका है। अब आपको जो अगर मान लो फ्यूचर में कोई भी स्कीम चलाते हो, तो आपके पास एक डेटा है कि ये इसका, तो आप ढंग से स्कीम इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो भी बेनिफिट देने हैं वो कर सकते हो। मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, कोई घर वाला नहीं मिल रहा, कोई घर में हो गया, तो आपके पास डेटा है, ठीक है, कि कौन से किसको बचाना है, किसको बचाना है, आपके पास रिकॉर्ड है। तो कोई डिजास्टर मैनेजमेंट में सब, तो अगर आपने एक बार स्वामित्व स्कीम से आपने एक बार डिजिटल मैप बना दिया, लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए, तो फिर आप उसको आगे गवर्नेंस में भी काम में ले सकते हो। तो ये इस स्कीम के मेजर बेनिफिट है। तो इस स्कीम में अपन को जो याद रखना है कि भाई 24 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च की गई थी। 3 डिपार्टमेंट हैं, सर्वे ऑफ इंडिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पंचायती राज, ठीक है। करते क्या है, सिंपली सर्वे ऑफ इंडिया डिजिटल मैप बनाएगा आबादी एरिया का, ठीक है। फिर उसके बाद लीगल पट्टे दिए जाएंगे रेवेन्यू डिपार्ट पंचायती राज ग्राम पंचायत द्वारा, ठीक है। और स्वामित्व कार्ड मिलेंगे। तो जैसे अपन ने दिसंबर 2025 तक लगभग 4 लाख स्वामित्व कार्ड दे दिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अब इसके बेनिफिट की बात करूं तो भाई कानूनी स्वामित्व हो गया, ठीक है। आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में नाम, जब तो नाम आ गया और आपको उसका प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि आप अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में भी कर सकते हो यूज, ठीक है। आप ऋण विण ले सकते हो, है ना, गिरवी रख के ले सकते हो, विवादों में कमी आएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, और आगे गवर्नेंस में भी डेटा आधारित अपन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स वैक्स लेना हो, ये सब चीजें करनी हो तो अपने पास बढ़िया ये चीज रहती है। तो ये है हमारी स्वामित्व योजना। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसको अपन लिख सकते हैं। तो ऐसे डिजिटल मैप बनाया, ये डिजिटल मैप डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये फिर अपन ग्राम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दिक्कत आती है। तो सबसे पहले विलेज को नोटिफाई करेंगे, ठीक है। कैंपेन चलाएंगे कि भाई तुम्हारे गांव का डिजिटल मैप बनेगा, फिर ड्रोन सर्वे होगी, फिर ड्रोन मैपिंग होगी आबादी एरिया की, और एक्यूरेसी आएगी कोर्स टेक्नोलॉजी से। फिर लैंड पार्सल का डिजिटल विलेज मैप बनेगा, फिर उसको अपन पब्लिक में शेयर करेंगे, फिर जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उसको करेक्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हैं, ग्राम पंचायत वाले हैं वो करेंगे, फिर प्रॉपर्टी कार्ड अपन इशू कर देंगे और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको प्रॉपर्टी कार्ड दे देंगे, भाई ये लो आपका पट्टा, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये प्लानिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट एक्शन में, ये सब में काम आएंगे, और ये 3 मिनिस्ट्री इसमें काम करती है। जो कोर्स टेक्नोलॉजी उसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। बस इतना सा याद रख लो कि इससे एक्यूरेसी बढ़िया होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास आ जाती है। बाकी अपन टेक की क्लास में स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, अभी कोई सेंस है नहीं इस बात का, ठीक है। तो ये है स्वामित्व योजना। अब एक मैं बोल रहा था कि जो रूरल कम्युनिटीज को कैसे एम्पावर करें। तो एक तो अपन ने देख लिया कि नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, चलो रूडा से, ठीक है। उसके लेकिन अलावा जो कुछ बीपीएल फैमिलीज हैं उनको कैसे गरीबी से अपन निकालें।
तो एक स्कीम चलाई गई उसके लिए, और ये स्कीम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। तो इसमें बोला गया कि भाई देखो, आप 2002 की सेंसस उठाओ, 2002 की सेंसस में आपको मिलेंगे कि 22 लाख बीपीएल परिवार हैं। तो इन बीपीएल परिवारों को भाई बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो भाई अबव पॉवर्टी लाइन लेके आओ, इनकी गरीबी मिटाओ। गरीबी कैसे मिटा सकते हैं? तो एक काम करते हैं, गरीबी मिटा ऐसे सकते हैं, इनको कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो, काम धंधा स्टार्ट कर देंगे, है ना। कुछ छोटा मोटा, किसी ने, है ना, चाय की थड़ी डाल ली, ठीक है, किसी ने छोटी मोटी सिलाई मशीन लेके आ गया, कशीदा करने की दुकान डाल ली, किसी ने कुछ कर लिया। तो स्वरोजगार को प्रमोट करो, है ना। अब भी शुरू में पैसे ही नहीं है तो कहाँ से बीपीएल से निकले? तो बीपीएल से निकलने, गरीबी से निकलने का तरीका है कि इनको कुछ पैसे दो, ये स्वरोजगार स्टार्ट कर सकें। स्वरोजगार स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे इनकम होगी और बीपीएल में ये लोग नहीं रहेंगे। उसके अलावा अब बीपीएल में मान लो किसी फैमिली से कोई स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, है ना। बीपीएल की कोई महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बना रखा है तो उनके लिए और इंसेंटिव है, उनको भी आप कुछ पैसे दे दो, ठीक है। और जो बीपीएल फैमिली मेहनत करती है, पैसों का ढंग से यूज करते हुए अबव आ जाती है, बीपीएल के ऊपर निकल जाती है, उनको एक इंसेंटिव अमाउंट भी दे दो। तो ये है, इसमें कुल मिला के ये है, पैसा देके स्वरोजगार को प्रमोट करते हुए बीपीएल स्टेटस को खत्म करना है, गरीबी मुक्त ग्राम बनाना है, बीपीएल जो है उस स्टेटस को कम करना है। तो हमने 22 लाख बीपीएल फैमिलीज को टारगेट किया, ठीक है, ये हमें टारगेट करना है 2002 की सेंसस से, और इनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से अपन करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, ये सब चीजें कैसे करेंगे? तो भाई बताओ, जो भी बीपीएल फैमिली सिलेक्टेड होगी उनको अपन 1 लाख रुपए देंगे। पहली बात तो 1 लाख रुपए दे दे ताकि वो एक छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर सकें और स्वरोजगार प्रमोट कर सकें। जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप होगी उनको अपन देंगे 15,000 रुपए वर्किंग कैपिटल की, इससे तुम काम स्टार्ट करो। अब जो बीपीएल से ऊपर आ जाएगा उसको इंसेंटिव के तौर पे अपन कितने देंगे? उन फैमिलीज को 21,000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा, सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। फिर जो परिवार ऊपर आ जाएगा उसको अपन कौन सा कार्ड देंगे? आत्मनिर्भर परिवार कार्ड, ठीक है, कि ये अब से आत्मनिर्भर परिवार बन चुके हैं, ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बीपीएल स्टेटस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और अब इस स्कीम को अपन थोड़ा फास्ट इंप्लीमेंट करवाने के लिए अपन ने इंसेंटिव रख रखे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट 3 महीनों में बढ़िया करेगी उसको अवार्ड मिलेगा। तो कलेक्टर साहब बढ़िया एनर्जी से काम करेंगे, ठीक है। तो 3 महीने में जो अवार्ड मिलता है उसका भी अमाउंट है, जो जिला पहला आएगा उसको 50 लाख, जो सेकंड आएगा 35 लाख, जो थर्ड आएगा उसको 25 लाख। ये स्कीम प्री और मेंस दोनों के लिए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे? तो भाई फेज में करेंगे, 3 फेज में करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 में अपन ने 5,000 गांव पकड़े, फेज 2 में भी 5,000 गांव पकड़े, और फेज 3 में अपन 10,000 गांव पकड़ेंगे। फेज 1 के लिए अपन ने 300 करोड़ का टारगेट रखा था बजट का, ठीक है, और इसमें अपन ने लगभग 30,000 फैमिलीज को टारगेट किया था। आज की तारीख में लगभग 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा फेज अभी चल रहा है। तो कैसे करते होंगे? तो भाई देखो, है ना, पटवारी और ग्राम सेवक हैं, वो सर्वे करते हैं, ठीक है, सर्वे करते हैं, बीपीएल स्टेटस है उसको, हाँ भैया सही में बीपीएल है, ठीक है, उसको वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद गांव का प्लान बनाते हैं, पॉवर्टी फ्री विलेज एक्शन प्लान बनाते हैं। जो पटवारी है, ग्राम सेवक है, गांव गांव घूमे, सर्वे किया, बीपीएल फैमिली थी कौन सी थी, फिर गांव में देख लिया कि भाई इस गांव में 100 बीपीएल है, फिर उन्होंने प्लान बनाया कि अब इनको अपन को पैसा देना है, ठीक है। तो ऐसा विलेज, ये पॉवर्टी फ्री विलेज एक्शन प्लान बनाते हैं। उसके साथ अब जब गांव-गांव सर्वे कर रहे हैं, कोई बीपीएल फैमिली के पास गए, उनसे पूछे भाई फलानी स्कीम में छो के कौन थे, या स्कीम में आपको फायदा आ रही हो कि ना आ रही हो, कुल मिला के कि क्या आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, आपको ये है। तो वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई अब जब घूम ही रहे हैं तो ये पूछ लो कि ये जो ओल्ड एज की स्कीम चल रही है, पेंशन स्कीम चल रही है, क्या इसका फायदा है? नहीं है, नहीं है तो इनका इनरोल कर दो, ठीक है। तो अदर स्कीम का भी इनमें अपन इनरोलमेंट करवाते हैं, ठीक है। ओल्ड फूड सिक्योरिटी स्कीम में आपका नाम है कि नहीं है, कोई ड्रोन दीदी में आपको, विमेन हेल्थ सेल्फ ग्रुप है, कोई बीपीएल से, तो भाई उसमें आपको कुछ दिलवा दें, ये सब काम भी करते हैं। तो अगर अपन बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना,
तो इसका ऑब्जेक्टिव तो क्या है भाई, सिंपल सी बात है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो 22 लाख बीपीएल है हमारे, इनको पॉवर्टी से उबारना और पॉवर्टी फ्री विलेज बनाना। ठीक है, 2002 की सेंसस के हिसाब से कैसे बनाएंगे भाई, तो भाई कैसे करेंगे अपन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे होंगे, तो वन टाइम स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंसेंटिव देंगे। स्मॉल बिजनेस आप स्टार्ट कर दो, कितना इंसेंटिव देंगे भाई, 1 लाख रुपए। ठीक है, कोई महिला एसएसजी है, उसको अपन देंगे 15,000 का वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब ये करके आप अबव आ गए तो आपको इंसेंटिव मिलेगा भाई कितने का, 21,000 का। और आपको एक आत्मनिर्भर परिवार कार्ड मिल जाएगा, आत्मनिर्भर परिवार कार्ड। ठीक है, ये चीज हो गया। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, 3 फेज में है। पहला फेज में 5,000 गांव है, इसके लिए 300 करोड़ का बजट है। इसके लिए लगभग 30,000 फैमिलीज को अपन टारगेट कर रहे हैं। दूसरे फेज में भी 5,000 है, थर्ड फेज में है 10,000। ये चीजें बट सर्वे किया जाएगा और अदर स्कीम से इंटीग्रेशन भी इनका कर देंगे साथ में। ठीक है, ये इसके बारे में अपन को चीजें याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, अब अपन चलते हैं पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, कमेंट करके बता दो यहां तक क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो अपन ने क्या देखा, अन्नपूर्णा योजना देख ली, सिंपल सी थी। ग्राम स्वराज अभियान देख लिया, वो भी सिंपल सा था। अंबेडकर भवन भी देख लिए। ठीक है, और बिल्डिंग भी अपन ने बना दी। उसके बाद फिर अपन ने ये जो पढ़ रहे थे उसमें से अपन ने ये क्या बोलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम गरीबी मुक्त योजना देख ली। ठीक है, अब अपन चलते हैं पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, पंचायत डेवलपमेंट प्लान कैसे होते हैं, कुल मिला के ये है कि अपन ग्राम सभा, जैसे कि मान लो ये कोई डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब इसमें कोई ये ब्लॉक है। ठीक है, ये कोई अलग ब्लॉक 1 है। ठीक है, ये उपखंड है ना, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 है। ठीक है, अब इसके अंदर भी ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत 1, ग्राम पंचायत 2, ग्राम पंचायत 3। ठीक है, ये है। अब एक सड़क मान लो ये मेन सड़क है। ठीक है, ये मेन सड़क है, इसकी भी एक कोई सड़क है, इसकी भी कोई एक सड़क है, कोई एक सड़क है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत है, कोई 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग इस ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, इस ग्राम पंचायत में जो भी ग्राम सभाएं होंगी वो बैठे और बैठ के अपन ने ये डिसाइड किया कि भाई प्लान बनाते हैं, डेवलपमेंट प्लान। तो पहले तो डेवलपमेंट प्लान कैसे बनेगा, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएंगे, पहले देखेंगे कि भाई जरूरतें क्या क्या हैं, क्या क्या अपन को काम करवाना है। अपन कोई बोलेगा कि यार गांव में ट्यूबलाइट, यहाँ पे बस स्टैंड पे ट्यूबलाइट लगवाओ, कोई बोलेगा ये करवाओ, कोई बोलेगा ये करवाओ। तो पहले बात करेंगे अपन नीड क्या है। तो भाई नीड देख ली, फिर अपन क्या देखेंगे कि चलो ये तो बोलने को बोला तो कोई तो सब कुछ बोल देगा कि मेरे घर के बाहर हैंडपंप भी लगाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। नीड एक बार बात हुई, बताने में सब बता देंगे। फिर उसके बाद अपने क्या हुआ कि पैसा कितना है हाथ में, तो ग्राम पंचायत के पास पैसा कितना है, तो भाई अपने पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, भाई ग्रांट में, अनटाइड ग्रांट में कोई पैसा आ रखा है क्या। ठीक है, वो चीज़ है। और खुद का रेवेन्यू इतना है हमारा कि क्या क्या पैसा है। ठीक है, एक अपन को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनका मैंने शुरू में एक बताया था आपको, ये विलेज पोवर्टी फ्री प्लान बनाते हैं कि कैसे ग्राम को पोवर्टी फ्री कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मॉडल से। तो ये भी थोड़ा सा अपना ज्ञान देते हैं। ठीक है, इनकी भी थोड़ी सुन लेंगे और बैठ के अपन क्या बनाएंगे,
डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। तो गांव ने डिसाइड कर लिया, ग्राम पंचायत ने, ग्राम सभा ने मिलकर कि भाई ये अपन करना चाहते हैं, ये नीड है और ये पैसा है और ये ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट को मिलाते, ये अपनी पंचायत ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट की मेन सड़क जा रही है, ये सड़क भी होनी चाहिए, इन्होंने बोल दिया। ऐसे ही एक पंचायत इसने भी ऐसा बनाया होगा कुछ, इसने भी इसका कुछ बनाया होगा, इन्होंने बोला होगा कि एक सड़क ऐसी हो, इन्होंने बोला होगा ये हो। तो फिर इनके प्लान में, इनके पास इतना पैसा नहीं कि ये सड़क बना दे, तो ब्लॉक, उस लेवल का जो ब्लॉक होगा उसके पास ये सबके प्लान जाएंगे, तो बोल देगा कि ये जो सड़क है हम बनवा देते हैं। तो अपन ने पहले क्या बनाया, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बना। फिर उसी ब्लॉक का क्या बना, सारा ग्राम पंचायतों का मिलकर बना ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट प्लान बना। फिर ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक ने बोला कि ये मेन सड़क होनी चाहिए भाई साहब, तो ये सब प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंचे, तो डिस्ट्रिक्ट ने बोला कि ये सड़क हम बना देंगे। तो ओवरऑल क्या बना, डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड प्लान पूरा जिले का बन जाता है। समझ में आया, सिंपल सी बात है। अब ये जो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है अलग सेपरेट, है ना, तो उसको बोलते हैं पीपल्स प्लान कैंपेन, ठीक है। ये जो 14th फाइनेंस कमीशन थे उसने बोला था कि भाई यार ये मीटिंग करवाया करो, ठीक है, पता तो चले हम इनको पैसे दे रहे हैं, कैसे काम ले रहे हैं, इनको कोई डेवलपमेंट प्लान बनाने को तो दो। तो ये तब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या होते हैं, भाई ये अम्ब्रेला टर्म है। डेवलपमेंट प्लान तीनों टीयर के द्वारा बनाई जाती है। 3 टीयर कौन कौन से हैं भाई, ठीक है ना, तो तीनों स्तर के द्वारा विकास योजनाओं का व्यापक नाम है। इसमें ग्राम पंचायत लेवल पे विकास योजना होगी, खंड पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विकास योजना होगी, और ऐसे करके पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंटीग्रेटेड प्लान बनेगा, ठीक है। तो ये बॉटम अप अप्रोच हो गई। कब से स्टार्ट हुई थी, 2015 से, 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था तब से। तो इसमें होता क्या है, जो सारे प्रस्ताव होते हैं उसको स्पेशल ग्राम सभा की मीटिंग बुलाया जाता है, उसमें अनुमोदन किया जाता है और अंतिम फाइनली किया जाता है। अब एक बार फाइनल हो गया, डेवलपमेंट प्लान फाइनल हो गया, इसको अपलोड करते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की मीटिंग हुई, लोगों ने बोला ये करवाना है, फिर अपने खुद के स्टेटस देखिए, हमारे पास पैसे वैसे कितने आ रहे हैं वो देखिए, फिर एक प्लान फाइनल किया और इसको सरकारी सिस्टम में ई ग्राम स्वराज पोर्टल होता है उस पर चढ़ा दिया, ताकि जो फाइनेंस कमीशन को जो ग्रांट दे रहा है उनको भी पता रहे कि भाई हाँ इन्होंने प्लान बनाया है, जो अपन इनको टाइड अनटाइड दे रहे हैं वो खर्च ऐसे करेंगे, ये सब पता रहे, ठीक है। तो फिर अपन इसको कहाँ पे अपलोड करते हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया था कि 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको कंपल्सरी बना दिया था, ठीक है। और ये जो प्लान बनाएंगे उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ध्यान रखना है, उसकी खासकर जो नॉन थीम है उनका ध्यान रखा जाता है। इतनी सी बात ध्यान रख लो आप, ठीक सॉरी। अब मैंने ये बताया, ये जो स्पेशल ग्राम सभा की मीटिंग होगी जिसमें डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, वो 14th फाइनेंस कमीशन ने बोली कि भाई स्टार्ट करवाओ, तो 2015 से ये ढंग से स्टार्ट हो गई। अब ये ढंग से एक टाइम फ्रेम में हमेशा होती रहे, इसके लिए कैंपेन चलाते हैं। ऐसे तो ग्राम सभा वाले बैठते बहुत कम है, तो एक कैंपेन चलाते हैं कि भाई ये कैंपेन हम चला रहे हैं, उसको बोलते हैं पीपल्स प्लान कैंपेन, कि आओ और सबकी योजना सबका विकास नाम से मोटिवेट करते हैं कि सब बैठो प्लान बनाओ। ये 2 अक्टूबर 2018 से राजस्थान में स्टार्ट हुआ, हमारे राजस्थान में बात करें, और अभी भी चल रहा है। 2 अक्टूबर से इस साल के लिए बात करें 31 मार्च 2026 के लिए, इस पीरियड में ये लोग बैठेंगे और ग्राम सभा की मीटिंग करेंगे, तो कि क्या क्या नीड है हमारी, और फिर प्लान अप्रूवल करेंगे और ये ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। जैसे कि जन योजना अभियान चलाया अपन ने, इसी स्कीम का नाम दे रखा है ना, स्पेशली भाई ये तो ऐसे ग्राम सभा की मीटिंग करेंगे नहीं, स्पेशल ग्राम सभा की मीटिंग के लिए स्पेशल अभियान चलाते हैं, उसको बोलते हैं जन योजना अभियान, सबकी योजना सबका विकास नाम से। तो स्पेशल ग्राम सभा की मीटिंग होगी, उसमें क्या क्या जरूरतें वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं वो किए जाएंगे, और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनका विलेज रूरल पॉवर्टी रिमूवल प्लान होता है उससे भी इनपुट ले लेंगे। फिर जो भी सब्जेक्ट मिलते हैं 29 में से 25 सब्जेक्ट इनको दे रखे हैं, उस पर ये प्लान बनाएंगे, ड्राफ्ट प्लान बनाएंगे, फिर ई फाइनल करेंगे, ई ग्राम स्वराज पे अपलोड कर देंगे, और ऐसे जीपीडीपी बनेगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वैसे एक ब्लॉक लेवल का बनेगा ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वैसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनेगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ऐसे करके इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर है पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि राजस्थान इकोनॉमी में ही काम आएंगे, आपका जब आप वो पढ़ रहे हो क्या बोलते हैं पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी पढ़ोगे, उसमें भी जब भी आप पंचायतों की बात करोगे ये सब लिख सकते हो, जितने भी स्कीम आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो ये चैप्टर आपके लिए वहां पे भी काम में आएगा। जैसे अपन ने घुमंतु लोगों के लिए
पट्टा वितरण देखा। तो जब इंक्लूजन की बात करते हैं तो वहां पे उसका नाम देख सकते हैं अपन, ठीक है। ये पंचायत डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो जब भी प्लानिंग की बात होगी कि भाई ऐसे करके होता है ना, ग्राम सभा का रोल कैसे बढ़ाया जा रहा है, तो भाई अपनी योजना सबकी योजना सबका विकास, है ना, पीपल्स प्लान कैंपेन अपन चलाते हैं, ठीक है, जन योजना अभियान अपन चलाते हैं, ये सब वहां पे काम में आएगा। सॉरी, ठीक है। तो ये जन पीपल्स डेवलपमेंट प्लान, ये सॉरी पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्लियर है। क्या करते हैं पंचायत डेवलपमेंट प्लान में अपन, क्लियर है। पंचायत डेवलपमेंट प्लान कुल मिला के स्पेशल ग्राम सभा की मीटिंग बुलाते हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या पैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाओ, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड कर दो, तो आपका बन गया ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। वैसे ही ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनेगा और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनेगा। ऐसे करके इंटीग्रेटेड प्लानिंग अपन करते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी कर ली अपन ने। अब सबसे लास्ट टॉपिक बचा है हमारा रूडा, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। हिंदी में बोले तो ये हिंदी में ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या करते होंगे इसके अंदर, ठीक है। अपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा और भी एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। तो अपने एनिमल हस्बेंड्री देखी थी, वो सब चीजें देखी थी, पर वो एग्री के अलाइड सेक्टर हो गए। अगर मैं सिर्फ एग्री को पूरा हटा दूं, नॉन फार्म में, है ना, गैर कृषि क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट बनाऊं, तो इसके लिए एक स्पेशल स्वायत्त संस्था बनाई गई, एक स्पेशल, है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई जिसका नाम है रूडा, नवंबर 1995 में। इसका काम यही है कि नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। अभी कैसे बढ़ाती है, ठीक है। इधर 3 सेक्टर पकड़ रखे हैं। 3 सेक्टर कौन कौन से पकड़ रखे हैं भाई, है ना। एक तो पकड़ रखा है लेदर, एक वूल एंड टेक्सटाइल और एक लघु खनिज पकड़ रखा है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ करती कैसे है ये। 3 चमड़ा पकड़ रखा है, वस्त्र कपड़े और पकड़ रखे हैं, ठीक है, और लघु खनिज पकड़ रखे हैं। अब लघु खनिज में जैसे मान लो मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है, उसे टेरिकोटा के हार्ट बनते हैं, कुछ, है ना, क्ले पोट बनेंगे, है ना, कुछ ब्लू पोट्री के कुछ सामान बनेंगे, कुछ बनेंगे, ठीक है। अब ये क्लस्टर अप्रोच फॉलो करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है। एक गांव के एक आदमी में अगर मान लो कोई ब्लू पोट्री बना रहा है, उसको तो नहीं पकड़ेंगे, क्या करेंगे, गांव का क्लस्टर पकड़ेंगे जहां पे ये काम होता है ब्लू पोट्री का, उस क्लस्टर में एक साथ अपन उनका डेवलपमेंट करेंगे। वैसे ही मान लो कोई लेदर का कोई चमड़े का बैग वेग बना रहे हैं, ठीक है, तो एक आदमी को ना पकड़ के क्लस्टर पकड़ेंगे आसपास के गांव में जहां पे भी चमड़े का वो बैग वेग बना रहे होंगे या कुछ और भी चीजें बना रहे होंगे, उनको अपन पकड़ेंगे। नॉन फार्म सेक्टर में अपना एम्प्लॉयमेंट देंगे, सॉरी, वैसे कपड़ों में अपन करेंगे, ठीक है। तो 3 सब सेक्टर इन्होंने पकड़ रखे हैं। अब ये क्या करते हैं, क्लस्टर अप्रोच फॉलो करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि भाई आपको स्किल देंगे। मान लो लेदर का बैग बनाने की इनको बोला कि लेदर के आप बैग बना सकते हो, ऐसे। तो भाई लेदर का बैग बनाने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, तो स्किल इनकी बढ़ाओ। अब लेदर के बैग में भी पुराना थैला बनाने लग जाए तो नहीं चलेगा, तो डिजाइन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कि भाई आप ऐसे डिजाइन बनाओ, आजकल मार्केट में ये चल रही है, डिजाइन हो गया। अब मान लो एक तो किसी ब्रांड का लेदर बैग है और एक ये जो क्लस्टर में गांव वालों ने जो लेदर बैग बना के भेजा, बिकेगा किसका ज्यादा, इनको तो कोई पूछेगा भी नहीं, तो इनकी मार्केटिंग कहाँ से होगी, इनको कोई जानता भी नहीं है, तो मार्केटिंग का भी करेंगे। तो जितने भी बूंदी उत्सव हो गया, ठीक है, जयपुर का तीज मेला हो गया, ये सब में क्या होगा, इनकी थड़ी वो लगा देंगे, कार्ड लगा देंगे कि भाई यहाँ आके तुम्हारे प्रोडक्ट दिखाओ, प्रदर्शनी करो, बेचो, कुछ भी करो, ठीक है। तो इनको मार्केटिंग असिस्टेंस भी अपन देंगे, ठीक है। और इनको थोड़ा और ट्रेन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बार बार अपन शिविर का आयोजन करेंगे ना, ये चीज करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, नॉन फार्म सेक्टर जो रूडा है वो क्या करती है, नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, इंटीग्रेटेड और क्लस्टर अप्रोच अपन फॉलो करते हैं। 3 सब सेक्टर उपक्षेत्र अपन ने पकड़ रखे हैं, लेदर पकड़ रखा है, वूल एंड टेक्सटाइल पकड़ रखा है, और माइनर मिनरल लघु खनिज अपन ने पकड़ रखे हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी स्किल डेवलपमेंट होती है, डिजाइन डेवलपमेंट के लिए इनको ट्रेनिंग देते हैं, मार्केटिंग के लिए इनको मार्केटिंग को इनको एफर्ट लगाते हैं अपन भी कि इनकी प्रोडक्ट की अपन मार्केटिंग कर सकें, ये काम है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है रूडा का, वो राजस्थान के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको जीआई टैग दिलवाने का काम करती है, ठीक है, ताकि राजस्थान के प्रोडक्ट की अलग इमेज बने उनको जीआई टैग मिलने के बाद, ठीक है। तो कौन सी अप्रोच अगर मैं बोलूं रूडा के बारे में, तो भाई 1995 में बना है, एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, स्वायत्त अभिकरण है। तो अप्रोच कौन सी है इसकी, उप क्षेत्रीय एकीकृत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है, ठीक है। इससे जो भी कारीगर परिवार है, ठीक है, उनको अपन सतत आजीविका उपलब्ध कराते हैं। तो लक्षित ग्रुप कौन से हो गए, जो भी ये 3 क्षेत्र में आते हैं, कारीगर, बुनकर, कुम्हार, पत्थर नक्काशी करने वाले, ठीक है, ये सब आ गए, ये सब आ गए। अब कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं,
तो भाई लेदर है, वूल टेक्सटाइल है और माइनर मिनरल है, ठीक है, जो राजस्थान के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जीआई रजिस्ट्रेशन का भी काम करती है। तो हमारे राजस्थान में पहला प्रोडक्ट कौन सा जीआई का था? कोटा डोरिया। अभी सबसे लेटेस्ट में नागौरी अश्वगंधा को मिला है। टोटल 23 जीआई टैग प्रोडक्ट है। अब मैंने ये बता रहा था कि जो इनका ये काम है बाकी के, जैसे स्किल एगमेंटेशन करेंगे, इनको टेक्नोलॉजी विकास करेंगे, कोई मशीन वशीन दिलवा देंगे, ठीक है, डिजाइन डेवलपमेंट कर देंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर देंगे। अब इनको और भी ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग क्षेत्र में शिविर होते रहते हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली शिविर हुए, ये हमें याद रखना है कहाँ कहाँ पे हुए। एक तो तीनों का ज्वाइंटली ट्रेनिंग करने का एक शिविर हुआ जयपुर में। तीनों का ज्वाइंट वाली ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? जयपुर में। उसके अलावा क्षेत्रवाद, एरिया वाइज करें अपन बात, तो चमड़ा क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए लेदर में अपन ने हुआ शाहपुर अलवर और चावंडिया जयपुर, ये रिसेंटली शिविर हुए। वूल टेक्सटाइल के लिए धनाऊ बाड़मेर में, टेरिकोटा के लिए मजवाड़ी उदयपुर में। ये हमें याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। लेदर के लिए शाहपुर अलवर में और चावंडिया जयपुर में। वूल टेक्सटाइल के लिए धनाऊ बाड़मेर में। भाई कपड़ वूल और टेक्सटाइल, वूल कहाँ पे होगी? बाड़मेर के आसपास, तो वैसे याद रख लोगे धनाऊ बाड़मेर में। टेरिकोटा माइनर मिनरल उदयपुर के आसपास। ट्राइबल एरिया मान लो कि ट्राइबल एरिया होगा तो वो बनाते होंगे, ठीक है, तो माइनर मिनरल में टेरिकोटा की आर्ट मजवाड़ी उदयपुर में। लेदर का शाहपुर अलवर में काम होगा और चावंडिया जयपुर में होगा। उसके अलावा इनको मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए कई सारे मेले वेले होते हैं जहाँ पे इनको लेके जाते हैं, इनके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूट दिखाते हैं। तो तीज उत्सव हो गए, बीकानेर का हो गया है ना, सावन तीज जयपुर की हो गई, ट्रेवल मार्ट जयपुर का हो गया। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बताने के लिए कि भाई ऐसे मेलों में इनके प्रोडक्ट लेके जाते हैं। तो ये काम है रूडा का। और जीआई टैग दिलवाती है चमड़ा, ऊन एवं वस्त्र, लघु खनिज, जीआई टैग है, ठीक है। तो राजस्थान में 23 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। पहला था हमारा कोटा डोरिया और अभी लास्ट था नागौरी अश्वगंधा। उसके अलावा और कौन कौन से हैं, बस ये नाम जरूर देख लेना कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं। जैसे कि कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री, मोलेला क्ले आर्ट, कठपुतली, सांगानेरी हैंड ब्लॉक, बीकानेरी भुजा, कोटा डोरिया का लोगो है ना, फुलकरी, बगरू हैंड ब्लॉक, थेवा आर्ट, मकराना मार्बल हो गया ना, मोलेला आर्ट, मोलेला क्ले का लोगो हो गया, ब्लू पोट्री हो गई उसका लोगो हो गया, कठपुतली का लोगो हो गया, पोखरण पोट्री हो गई, सोजत मेहंदी हो गई। ये लास्ट रिसेंटली जो मिले हैं है ना, सबसे 23 सबसे लास्ट मिला है अपन को जनवरी 26 में नागौरी अश्वगंधा। इससे पहले 22 हुआ था सांगरी, वो अप्रैल 25 में मिला था। और बाकी 5 मिले थे अपन को अगस्त 23 में। नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग, उदयपुर की कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर की कशिदाकारी और जोधपुर की बंदेज और बीकानेर की उस्ता कला, ठीक है। ये आप देख लेना कि कौन कौन से अपन को मिले हुए हैं जीआई टैग। तो ये था अपना रूडा, ठीक है। तो रूडा के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो रूडा के बारे में अगर मुझे लिखना हो कि रूडा करता क्या है, तो ये इंडिपेंडेंट है, स्वायत्त है, ठीक है। नवंबर 1995 में बनी। कौन सी अप्रोच है? इंटीग्रेटेड और क्लस्टर बेस। कौन से 3 सब सेक्टर हैं, है ना, 3 सब सेक्टर। 3 सब सेक्टर कौन से हैं? लेदर, वूल, टेक्सटाइल, माइनर मिनरल, जैसे मिट्टी हो गई, टेरिकोटा आर्ट बनेगी, माइनर मिनरल, ठीक है। ये इन पे फोकस करता है। साथ साथ में और करेगा क्या भाई, स्किल डेवलपमेंट कर लेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रदान कर देगा, ठीक है, मार्केटिंग असिस्टेंट दिला देगा, डिजाइन डेवलपमेंट करवा देगा इनकी प्रोडक्ट के, ये चीज कर देगा। डिफरेंट शिविर कर लेंगे जो अभी मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है, इनकी मार्केटिंग करने के लिए ये काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और काम होता है राजस्थान के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलवाना। सबसे लास्ट में 2023 में, अभी लास्ट सबसे लेटेस्ट में जो 23वें नंबर का जीआई टैग है 23rd, वो था नागौरी अश्वगंधा। ठीक है, ये चीज है। ये हो गया हमारा रूडा। बस इतनी सी बात है। ये इसको अपन 5 में लिखा हो, 10 में लिखा हो, अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं मोल्ड करते हुए।
इसके साथ अपना रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब अपन कल से पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, कल से अपन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? थैंक यू एवरीवन।